Hi everyone. So in this video we will be covering Indian society. Now society is very important. Last year directly 100 marks आए थे GS1 में from Indian society and every year 80 to 100 marks आते हैं हमारे society से. Now society के अच्छे आंसर्स लिखने के लिए क्या चाहिए? We need very good examples. समझना है हमें कैसे डायमेंशंस ओपन करनी है, साथ में हमें कीवर्ड्स, सेंसस का डेटा एंड जुमले यूज करने हैं जैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ सबका विकास एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे शांति एकता सद्भावना हमारे जो कल्चरल ईथोस हैं वैल्यूज हैं उन्हें यूज करना होता है आंसर्स में. सो एवरीथिंग आई विल टीच यू. सारा कंटेंट मिल जाएगा, कैसे यूज करना है, क्या क्या वैल्यू एडिशन है, कौन से एग्जांपल्स हैं, फिर रेडीमेड इंट्रो कंक्लूजन एंड साथ ही पीवाईक्यूज भी डिस्कस कर लेंगे कैसे उन्हें अप्रोच करना है. ठीक है, तो सारी चीजें मिल जाएंगी. डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, बस इसे अच्छे से कवर कर लेना. एक बार अगर समझ में आ गया ना कि कैसे इन आंसर्स में डायमेंशन खोलनी है तो मजा आ जाएगा. इट इज वेरी इजी. कोई टेम्पलेट किसी चीज की जरूरत नहीं है. एंड फिर मैं बाद में निमोनिक्स भी दूंगा. जैसे वुमेन रिलेटेड कोई चैलेंजेस आए उसका मैंने रेडीमेड निमोनिक बनाया हुआ है. अर्बनाइजेशन के चैलेंजेस निमोनिक डन, 6 पॉइंट सीधा विद एग्जांपल्स सामने. सोचना ही नहीं, सीधा लिख दो. सो एवरीथिंग वी विल डिस्कस डिटेल में वीडियो में एंड पीवाईक्यूज पे डिस्कस कर लेंगे. बाकी एक सेपरेट वीडियो जो मैं GS1 की बनाऊंगा आंसर राइटिंग की, उसमें अलग से स्ट्रैटेजी भी डिस्कस कर लेंगे. बट इसी में ही मेजॉरिटी ऑफ चीजें समझ में आ जाएंगी. नाउ एक चीज ध्यान रखना, अब जो सोसाइटी के टॉपिक्स है ना वो सब टॉपिक्स हैं इंटरलिंक्ड. ठीक है, अब वो डाइवर्सिटी को पूछ रहा है, लिंक कर रहा है सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी से, पोवर्टी से, पॉपुलेशन और पोवर्टी को आपस में लिंक कर कर पूछ रहा है. ऐसे ही अब टेक्नोलॉजी को लिंक कर रहा है कि क्रिप्टो करेंसी का क्या इंपैक्ट होगा इंडियन सोसाइटी पे. फिर जैसे चाइल्ड कडलिंग इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय सोशल मीडिया. अब ये बहुत ही थोड़े अप्लाइड क्वेश्चंस आते हैं इसमें एंड इंटरलिंक्ड होते हैं. सो जो भी हम सोसाइटी के टॉपिक्स पढ़ रहे हैं ना, प्लीज किसी को भी साइलो में मत पढ़ना. ये सब टॉपिक्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं. एंड एक बार जो डायमेंशंस पढ़ ली, फिर आगे जो नए क्वेश्चंस आते हैं उनमें हमें वो डायमेंशंस यूज करनी होती है. जो पूछा है उसके बेसिस पर आंसर स्ट्रक्चर करो. ठीक है, लिखो आंसर एंड डायमेंशंस के लिए मोर पॉइंट जनरेट करने के लिए अपने मैं यहाँ सिखाऊंगा डायमेंशन जनरेट करनी, उन्हें यूज करो. सो ये चीज ध्यान रखना, इंटरलिंक टॉपिक्स हैं सोसाइटी के सारे. अंडरस्टूड. तो आगे आगे जैसे पीवाईक्यू स्ट्रक्चर करेंगे देखेंगे, सब समझ में आता जाएगा. क्लियर. सो चलो ऑन दिस नोट लेट अस स्टार्ट. सो सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा? सबसे पहला टॉपिक है सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया. दोनों स्पेसिफिक टॉपिक्स मेंशन किए हुए हैं सिलेबस में. नाउ इफ एनी क्वेश्चन कम्स जिसमें इंडियन सोसाइटी की या डाइवर्सिटी की बात हो रही है, सो एक रेडीमेड इंट्रोडक्शन है, हमेशा इसे स्टार्ट कर देना. इंडिया इज अ रिच एंड यूनिक नेशन whose fabric has been woven by diverse linguistic, cultural and religious thread. ये PDF इज अपलोडेड. प्लीज PDF के साथ ही इस वीडियो को देखना, तभी अच्छे से समझ पाओगे. एंड कोई एडिशन करना है, कुछ लिखना है तो उस पर यू कैन ऑलवेज राइट इट डाउन. सो हमेशा डाइवर्सिटी की जब भी बात हो इससे शुरू करना. इंडिया इज अ रिच एंड यूनिक नेशन whose fabric has been woven by diverse linguistic, cultural and religious threads. ये मैंने डायरेक्टली गवर्नमेंट वेबसाइट से ली हुई है, मिनिस्ट्री की वेबसाइट से ली हुई है एंड दिस वर्क्स बहुत अच्छी है. सो इसी से स्टार्ट कर लेना. नाउ सेलियंट फीचर्स क्या है इंडियन सोसाइटी के? तो जो सेलियंट फीचर्स है ना, उसी में से कुछ पार्ट आगे हम यूज करेंगे अपना डाइवर्सिटी में. वही जैसे हमारी मल्टी रिलीजियस सोसाइटी, मल्टी एथनिक सोसाइटी, वही हमारी डाइवर्सिटी बनती है. बट जो सेलियंट फीचर्स हैं, इनके पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हैं? भले ही वो ये नहीं पूछेगा कि व्हाट आर द सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, वो पूछेगा कि ग्लोबलाइजेशन इन फीचर्स को कैसे इंपैक्ट कर रही है, क्रिप्टो करेंसी कैसे इंपैक्ट कर रही है, जो हमारी IT सिटीज बन रही है, अर्बनाइजेशन हो रही है, वो सोसाइटी के एलिमेंट्स को कैसे इंपैक्ट कर रही है. तो जब भी मुझे उस पर्सपेक्टिव से सोचना होगा ना, तो मैं हमेशा वापस जाकर सोचूंगा कि अच्छा इंडियन सोसाइटी के ये फीचर्स हैं, तो ये फैमिली को, हमारी सोसाइटी को कैसे इंपैक्ट कर रही है, यूथ को कैसे इंपैक्ट कर रही है. ठीक है, सो हमेशा इसी पर्सपेक्टिव से सोचना. यहाँ से बहुत सारी डायमेंशंस मिलती हैं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो क्या है सबसे पहले सेलियंट फीचर्स. अब इसमें कुछ चीजें रटनी है और वहां लिखनी होती हैं, जैसे सेंसस. सेंसस हमें यूज करना है. और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज, SDGs. पोवर्टी में, जेंडर में हमें यूज करना है. तो बेसिक जो हमारे है ना, पोवर्टी, हंगर, हेल्थ, एजुकेशन, 1 2 3 4 इसी सीक्वेंस में है वो. सो SDG 1 2 3 4 ये याद रख लेना. और फिफ्थ है हमारा वुमेन वाला. और अर्बनाइजेशन के लिए कौन सा है, 11th या 12th है, वो भी आगे बता दूंगा. सो SDGs को कंक्लूजन में हमेशा लिंक कर लेना अपने आंसर्स के साथ. ठीक है,
ये चाहिए होता है सोसाइटी के आंसर्स में। एसडीजी डालना इज इंपॉर्टेंट, सेंसस डालना इज इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स डाल सकते हो, एंड साथ में 6 एग्जाम्पल्स चाहिए हमें। वो बताऊंगा क्या एग्जाम्पल बढ़िया होते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, उसे जैसे एग्जामिनर देखकर खुश हो जाए। नाउ सेलियंट फीचर्स क्या है इंडियन सोसाइटी के? सबसे पहला है वी आर अ मल्टी एथनिक एंड मल्टीलिंगुअल सोसाइटी। सो अराउंड 122 मेजर लैंग्वेजेस, 1600 डायलेक्ट्स। अब ये फैक्ट याद रखना पड़ेगा, रटना पड़ेगा इसको, एज पर सेंसस 2011। फिर अब ये देखो, ये मल्टी एथनिक मल्टीलिंगुअल, यही हमारी आगे डाइवर्सिटी बनती है जाकर। ठीक है, सो वी आर मल्टी एथनिक मल्टीलिंगुअल सोसाइटी। मल्टीपल एथनिक डाइवर्सिटी के ग्रुप्स हैं, एथनिक ग्रुप जैसे आर्यन, द्रविडियंस, मंगोलाइट्स, नेग्रिटोस। ये एग्जाम्पल लिखा करो, कभी डाइवर्सिटी की बात हो रही है तो लिखो मल्टी एथनिक डाइवर्सिटी एग्जाम्पल। ये हमने 2-3 लिख दिए इसमें। ये आंसर लिखते हुए लिखने हैं इन पॉइंट्स को, इसीलिए जो जो चीज दी हुई है सारी इंपॉर्टेंट है ये। ऐसे ही हमारी 8 शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस हैं। फिर क्लासिकल लैंग्वेजेस कितनी है? 11, 6 थी, बढ़ा दी थी अब। और इसके अलावा रिलीजियस प्लूरलिज्म, टॉलरेंस, ये सब चीजें हैं हमारे फीचर्स इंडियन सोसाइटी के। मल्टीपल रिलीजन्स को एग्जिस्ट करते हैं, मल्टी कल्चरल सोसाइटी है। ये कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बताता जाऊंगा कीवर्ड्स में आगे। ठीक है, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज हैं, सेक्युलर फेस्टिवल्स जैसे कि दिवाली, ईद, ये सब सब साथ में सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे ही गुरुद्वारा लंगर होते हैं, टेम्पल भंडारास होते हैं, वो सभी कम्युनिटीज के लिए होते हैं। वो ये थोड़ी बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम को नहीं देंगे, सिख को नहीं देंगे, सबके लिए ही है। तो ये सेक्युलर फीचर हमारी सोसाइटी का फीचर है। सो ये एग्जांपल्स लिख कर आना। ऐसे ही मुस्लिम वीवर्स मेकिंग क्लोथ्स, अयोध्या में श्री राम टेम्पल में जो हमारे हैं उनके लिए मुस्लिम वीवर्स ने क्लोथ्स बनाए थे। सो ये सब चीजें आगे भी सेक्युलरिज्म में भी मैं ये बताऊंगा। सो ये बहुत अच्छे ऐसे एग्जांपल्स लिखने होते हैं हमें वहां पर। मुस्लिम वीवर्स मेकिंग क्लोथ्स फॉर डाइटीज इन अपना श्री राम टेम्पल अयोध्या, ऐसे। फिर ये एग्जांपल्स। इसके अलावा आता है हमारा कास्ट सिस्टम ना। यूपीएससी एब्सोल्युटली लव्स कास्ट सिस्टम। उस पर उसने बहुत क्वेश्चंस पूछे हैं, एंड उसको हम इसीलिए अलग से एक टॉपिक की तरह भी कवर कर लेंगे डेप्थ में। फिर क्या है? वर्ण जाति है, हिरार्कीज हैं, ऐसे ही यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। डिस्पाइट डाइवर्सिटी तो है ही, बट ये सब डाइवर्सिटी है, डिस्पाइट दैट हमारी एक यूनिटी है। जैसे कल्चरल डाइवर्सिटी, लैंग्वेज, फूड एक्सेट्रा, पर एक हमारी पैन इंडियन आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। वो कैसे दिखती है? जब हम क्रिकेट इंडिया की विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये क्या हम ये थोड़ी बोल रहे हैं कि ये वाला रीजन जीता, ये रीजन जीता। वो तो आईपीएल में फिर भी चलो हो जाता है, बट क्रिकेट में क्या बोलते हैं? इंडियन टीम जीती, नीरज चोपड़ा मेडल लेकर आया, इंडिया का नाम रोशन किया। सो ये क्या है? हमारी एक इंडियन आइडेंटिटी है। वो सब कैसे डेवलप हो रही है? हमारे फेस्टिवल्स, इलेक्शंस, क्रिकेट, बॉलीवुड, ये सब चीजें काम करती हैं यूनिफाई करने का। ये भी आगे अलग से पढ़ेंगे हम। अंडरस्टूड? ऐसे ही इसमें आ जाते हैं हमारे फूड, कल्चर, ये सब क्या करते हैं? ये हम सबको एक साथ जोड़ने का, टुगेदरनेस का काम करते हैं। जैसे हमारा इंडियन फूड, छोले भटूरे, पराठास, पूरी इंडिया में दे आर स्प्रेड। ऐसे ही साउथ इंडियन फूड, लव फॉर दीज फूड एवरीवेयर। नाउ यू माइट थिंक कि ऐसे एग्जांपल्स बहुत ही फनी है, वियर्ड है, ठीक है, बट दीज आर वेरी गुड एग्जांपल्स। आगे एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, कल्चरल पॉकेट्स ऑफ स्मॉल इंडिया, वहां ये एग्जांपल्स लिख कर आने होते हैं। सो ऐसी चीजें लिखना, फूड, कल्चर, हमारे कस्टम्स, म्यूजिक, हैबिट्स, ये सब ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट में भी आते हैं। फिर पैट्रियार्कल फैमिली स्ट्रक्चर, मोस्टली क्या है हमारी? मेल डोमिनेटेड। कुछ रीजन्स हैं जहां पर फीमेल है, बट मोस्टली हमारे मेल डोमिनेटेड है। अपार्ट फ्रॉम दैट चेंजिंग इंस्टीट्यूशंस हो रहा है हमारी सोसाइटी का। मैरिज क्या है? इनिशियली हमारे क्या था? हमारी थी ज्वाइंट फैमिलीज, बट अब न्यूक्लियर फैमिलीज होती जा रही हैं, स्प्लिट्स हो रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप्स। ये पर्टिकुलरली किसकी वजह से हुआ है? ये हुआ है, मेन रीजन इज ग्लोबलाइजेशन। इसीलिए ग्लोबलाइजेशन में हम डायरेक्टली पढ़ेंगे हाउ इज इट इम्पैक्टिंग मैरिज, फैमिलीज। फिर इंटरकास्ट इंटरफेथ मैरिजेस बढ़ती जा रही हैं, हाउएवर दे आर स्टिल लिमिटेड, एंड ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चंस। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या है सेलियंट फीचर्स हमारे? वी हैव अ ग्रेट यूथ पॉपुलेशन। तो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड अच्छा है, हमारी यूथ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, एंड यूथ हमारे ड्राइव करते हैं सोशल चेंजेस को, जैसे टेक सीईओज हो गए, सोशल जस्टिस मूवमेंट हो गए। तो यहाँ पर सब जगह पर यूथ आकर पार्टिसिपेट करते हैं। हाउएवर क्या है, हमारी सोसाइटी में कुछ सोशल एबल्स भी हैं, जैसे डाउरी, ऑनर किलिंग्स, मैनुअल स्कैवेंजिंग, कम्युनलिज्म, ये अभी भी एग्जिस्ट करते हैं।
फिर हमारी स्ट्रैटिफाइड सोसाइटी है। 2 सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, अफर्मेटिव एक्शन जो हमारे प्रिएम्बल की चीज़ें हैं, उनको आंसर्स में यूज़ करना इन कीवर्ड्स को, वो तो होती हैं, बट स्ट्रैटिफिकेशन फिर भी एग्ज़िस्ट कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्लास एंड जेंडर। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ब्लेंड ऑफ मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशन दोनों एक साथ एग्ज़िस्ट कर रहे हैं। ग्लोबलाइज़ेशन, वेस्टर्नाइज़ेशन इनकी वजह से मॉडर्निटी तो आ गई, इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है? उनके हमारे आइडियाज़ बट ट्रेडिशन आज भी कंटिन्यू है। अब वो कैसे दिखाना है मुझे? एग्ज़ाम्पल के थ्रू। जो चीज़ लिख रहे हो उसको एग्ज़ाम्पल से सब्सटैंशिएट करो और कितना सिंपल सा एग्ज़ाम्पल है रियल लाइफ़ से। जैसे टेकिंग अ न्यू कार, अब वो भले ही मर्सिडीज़ खरीद रहा है, लैम्बोर्गिनी खरीद रहा है, वो फिर भी सबसे पहले क्या कर रहा है? उसे टेम्पल लेकर जा रहा है। सो ये क्या दिखा रहा है? मॉडर्निटी और ट्रेडिशन कोएग्ज़िस्ट कर रहे हैं हमारी सोसाइटी में। फिर चाहे बड़ी से बड़ी कोई भी कंपनीज़ हो, फेसबुक, गूगल हो या इंडिया में बिग 4 हो गए, हमारी कंसल्टेंसी फर्म्स हो गए, एवरीवेयर हमारे जो फेस्टिवल्स हैं दे आर बीइंग सेलिब्रेटेड। ऐसे ही क्लोथ्स में देखो कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, ब्लेंड ऑफ एथनिक एंड वेस्टर्न, ठीक है? कुर्ता एंड जीन्स, तो ये आगे देखेंगे, इसको बोलते हैं हमारा ग्लोबलाइज़ेशन, ठीक है? सो दिस इज़ हाउ इट इज़ वर्किंग, इट इज़ हैपनिंग, ये सब है हमारी सोसाइटी के सेलिएंट फीचर्स। इसके बाद हम चलते हैं अपना डाइवर्सिटी पे। अब डाइवर्सिटी कैसे देखने को मिलती है? रिलीजियस डाइवर्सिटी है, लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड फिलॉसफी, बुद्धिज्म, जैनिज़्म्स जो हमारे ग्रेट 4 रिलीजन्स हैं, मल्टीपल सब यहीं पर हैं। फिर लिंग्विस्टिक में सेंसस 2011 का डेटा याद रख लेना कि मोर देन 1600 यहाँ पर था ना हमारा डायलेक्ट्स हैं, सॉरी, यहाँ पर डायलेक्ट होना चाहिए था, मोर देन 1600 डायलेक्ट्स। ऐसे ही 8 शेड्यूल में इतनी लैंग्वेजेस हैं और 11 क्लासिकल हैं। नाउ डाइवर्सिटी इज नॉट जस्ट रिलीजियस लिंग्विस्टिक, ज्योग्राफी में भी देखो कितनी डाइवर्सिटी है। सो ये डाइवर्सिटी के पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी डाइवर्सिटी की बात हो हमेशा इस पर्सपेक्टिव से सोचना, इट इज रिलीजियस है, लिंग्विस्टिक है, ज्योग्राफिक है। सो ड्राई डेजर्ट, स्नोई हिमालयाज, फॉरेस्ट, बीचेस, प्लेन सब कुछ है हमारे यहाँ पे। कितनी बढ़िया कंट्री है, ठीक है? सो कश्मीर के हिमालयाज़ हो गए हमारे, या फिर हो गए हमारे ड्राई डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान, फिर गोवा के बीचेस या फिर नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, एवरीथिंग कोएग्जिस्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या है डाइवर्सिटी? कास्ट, कास्ट ट्रेडिशनल अभी भी ये चल रहा है, वरना जाति हायरार्की। फिर उसके अलावा मल्टीपल सेक्ट्स भी आ चुके हैं, रिलीजियस सेक्ट्स, कास्ट के अंदर ही सब सेक्ट्स आ चुके हैं, थाउजेंड्स ऑफ जाति, सब कास्ट, सब डिफरेंट, सबकी अपने कस्टम, सबकी हायरार्कीज। ऐसे ही रेस एंड एथनिसिटी देखो, मल्टीपल एथनिक ग्रुप्स, आर्यन, द्रविडियंस, नेग्रीटोस, मोंगोलाइट्स, एग्जाम्पल भी लिख लेना, गोंड्स हो गए, नागास हो गए, फिर जरावास हो गए हमारे अंडमान में, पीवीटीजीज हो गए, पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। फिर क्या होती है? कल्चरल एंड फेस्टिव डाइवर्सिटी, हर रीजन के अपने यूनिक डांस फॉर्म्स, फूड, अटायर, कस्टम्स, जैसे भरतनाट्यम भी है, फोक भी है, और हमारा बॉलीवुड भी है साथ में, ठीक है? सो एक तरफ शीला की जवानी भी है और एक तरफ क्लासिकल भी है। सो बट ये चीज लिखना मत वहां पर, द बेटर वे टू प्रेजेंट इट एंड राइट इट इज दिस, कि भरतनाट्यम भी है एंड फोक भी है हमारा। सो क्लासिकल, फोक, बॉलीवुड सब एक साथ एग्जिस्ट करता है, ये हमारी डाइवर्सिटी है। ऐसे ही लिखना चाहो तो म्यूजिक में भी लिख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट इकोनॉमिक डाइवर्सिटी, हमारा रूरल अर्बन डिवाइड सबको पता है, एग्रेरियन इकोनॉमी है, बट एट द सेम टाइम हमारे इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं, सिटीज हैं, डिजिटल हब्स बने हुए हैं, जैसे पुणे, बेंगलुरु, गुड़गांव, नोएडा, ये सारे। तो ये है हमारी डाइवर्सिटी। अब ये पॉइंट्स मुझे अपने आंसर्स में यूज करने होते हैं। अब वो हो सकता है ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि इंडिया की डाइवर्सिटी क्या है, बट वो पूछेगा कि इज डाइवर्सिटी लिंक्ड विद सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, क्या उसका लिंक है? ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जैसे उसने 2024 में पूछा, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो वहां मुझे पॉइंट जनरेट करने होंगे, तो मैं इसी पर्सपेक्टिव से सोचूंगा तो बहुत अच्छा आंसर बनकर आएगा। फिर इसके बाद आता है हमारा यूनिटी अमंग्स्ट डाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटी तो है, बट जो इंडियननेस है, इंडियन आइडेंटिटी है, वो कैसे मेंटेन हो पा रही है? उसके लिए कुछ तो फैक्टर्स होंगे, कुछ तो कंपोनेंट्स होंगे जो यूनिटी को मेंटेन कर रखते हैं। सोचो क्या क्या होंगे, सोचो। सबसे पहले क्या हो सकता है? कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, पॉलिटिकल यूनिटी, सबको यूनाइट किया, फेडरल पॉलिटी, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये क्या कर रहा है? ये सबको जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। फिर हमारे, चलो इसी से ही पढ़ाता हूँ,
सो सबसे पहले अकोमोडेशन विदाउट एसिमिलेशन। ठीक है, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट मॉडल्स होते हैं, जैसे सैलेड बाउल हो गया, मेल्टिंग पॉट हो गया। मेल्टिंग पॉट में होता है जैसे यूएसए में सारे कल्चर्स एक्सेट्रा मिल जाते हैं, ब्लैक अमेरिकन, इंडियन अमेरिकन, चाइनीज अमेरिकन, तो वो सब मिलकर एक अमेरिकन आइडेंटिटी बनाते हैं। ठीक है, उन सब के कल्चर बाद में, पहले अमेरिकन आइडेंटिटी। फिर होता है हमारा सैलेड बाउल जिसमें को एग्जिस्ट करते हैं। फिर आता है इंडियन मॉडल जिसे यूजुअली बोलते हैं सैलेड बाउल भी बोला जाता है, उसका मिक्स भी बोला जाता है, बट इट इज सेड कि इंडिया इज अ मोज़ैक, जहां पर मल्टीपल कल्चर्स एग्जिस्ट करते हैं, इंडिविजुअलिटी उनकी रिस्पेक्ट की जाती है, इंटीग्रेशन विद आइसोलेशन एंड विदाउट एसिमिलेशन। ठीक है, सो ऐसा नहीं कि खत्म कर दी उनकी अपनी आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है, उसे भी रिस्पेक्ट किया जा रहा है, और टुगेदर वो मिलकर एक इंडियन नेस बना रहे हैं। सो एकोमोडेशन विदाउट एसिमिलेशन एंड है क्या, मोज़ैक, मल्टीकल्चरल। अब ये कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मल्टीकल्चरलिज्म, एकोमोडेशन विदाउट एसिमिलेशन, तो प्लीज इनको लिख कर आना अपने आंसर्स में। सो हमारी यूनिटी क्या फैक्टर्स बना रहे हैं, मल्टीकल्चरलिज्म है, इंटीग्रेशन तो है विदाउट एसिमिलेशन, तो न्यू आइडेंटिटी हमारी क्रिएट हो गई बट ओरिजिनल इज नॉट लॉस्ट। ठीक है, फिर आती है हमारी रिलीजियस यूनिटी। अब ये रिलीजियस यूनिटी कैसे आ रही है, रिलीजियस यूनिटी कैसे आती है, अब हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से सोचो तो ये एग्जांपल्स लिख कर आना कि रिलीजियस यूनिटी आ रही है हमारी, जैसे भक्ति सूफी ट्रेडिशन हो गया, अकबर के टाइम पर दीन इलाही हो गया, ऐसे ही अशोका, बुद्धा, इन सब ने क्या टॉलरेंस पर फोकस किया, सेक्युलर वैल्यूज पर फोकस किया। फिर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्टेड है, ये हमारी गंगा जमुनी तहजीब, ये सब काम करते हैं यूनिटी प्रोवाइड करवाने का। फिर पॉलिटिकल यूनिटी कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प से आती है, और हिस्ट्री से भी एग्जांपल्स लिखने हैं इसमें कि ये अभी नहीं हुआ कि इंडिपेंडेंस के बाद हो गया, अपना एंशियंट के टाइम से अभी तक सोचो कि हाउ इट वाज बीइंग डेवलप, क्योंकि सोसाइटी एक दिन में तो नहीं बनकर आ गई, ये इवॉल्व हुई है सोसाइटी। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू राइट। कि चंद्रगुप्त के टाइम पर देखो भारतवर्ष, अशोका ने क्या किया, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन किया। फिर कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज जैसे फ्रेटर्निटी, सिंगल सिटीजनशिप और हमारे नेशनल सिंबल्स, तो ये क्या है, ये इंडियननेस, एक यूनिटी बनाते हैं, इंडिया का फ्लैग, इंडिया के सिंबल्स। ठीक है, फिर कल्चर काम करता है, म्यूजिक, लिटरेचर, फेयर्स, फेस्टिवल्स, ये सब आर्ट एंड क्राफ्ट, ये सब मिलकर एक यूनिटी का काम करती है। जैसे मुस्लिम वीवर्स मेकिंग क्लोथ्स फॉर हिंदू डाइटीज। ठीक है, तो वो ये नहीं देख रहे कि हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, हम इंडियन हैं। ऐसे ही फूड, जिसे बताया था, तो फूड क्या करता है काम, फूड ब्रिंग्स टुगेदर पीपल। एग्जाम्पल, साउथ इंडियन फूड पॉपुलर अक्रॉस द कंट्री, ऐसे ही हमारे नॉर्थ इंडियन पराठास हो गए, बिहार का लिट्टी चोखा हो गया, एंड यही सारे हमारे पॉपुलर हैं क्रॉस ऑल ओवर इंडिया। तो ये भी एक यूनिकनेस, हमारी एक इंडियन आइडेंटिटी बनाते हैं, हमारा एक इंडियन फूड, इंडियन पर्सपेक्टिव हो जाता है। फिर आता है हमारा स्पोर्ट्स, अगेन सेलिब्रेटिंग क्रिकेट विक्ट्री, नीरज चोपड़ा जीता, गोल्ड मेडल जीते, इंडिया वर्ल्ड कप जीती, सो यही बोलेंगे ना, इंडिया वर्ल्ड कप जीती, ये नहीं बोलेंगे ना कि आरसीबी वर्ल्ड कप जीती। आईपीएल में दो चलता है, बट फॉर एट द नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, इट इज द इंडियन आइडेंटिटी। सिमिलरली द वैल्यूज, जैसे कि हमारी शांति, एकता, सद्भावना, सर्वधर्म संभव, सर्वपंथ संभव या धर्म संभव, कुछ भी लिख सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, ये आंसर्स में लिखने ही लिखने होते हैं, ये मार्क्स दिलवाते हैं, बस इतना सा पॉइंट लिखना होता है। इतना पॉइंट लिखा, सामने एग्जाम्पल लिखा, दैट इज इट, एक पॉइंट बन गया मेरा। ये हो गए मेरे 8 पॉइंट्स। अंडरस्टूड। सो ये इस पर्सपेक्टिव से हमें लिखने होते हैं, कीवर्ड्स एग्जांपल्स डालने होते हैं साथ में, एंड यही हमारी डाइवर्सिटी है। डिस्पाइट द डाइवर्सिटी हमारी यूनिटी एग्जिस्ट करती है, बिकॉज ऑल दीज फैक्टर्स, रिलीजियस, पॉलिटिकल हो गया, हमारा कल्चरल हो गया, वैल्यूज हो गई, हमारी ईथोस हो गए। ठीक है, यही हमें इंडियन बनाती है। सो कीवर्ड्स याद रखना, कल्चरल प्लूरलिज्म, बीकू पारेख मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, सबको रिस्पेक्ट किया जाता है एंड सबको रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया जाता है। वही मल्टीकल्चरलिज्म, मल्टीपल कल्चर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, दे आर इंटीग्रेटेड अपना विद आइसोलेशन एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस। सो ये कीवर्ड्स प्लीज अपने आंसर्स में यूज करना। नाउ देयर आर सर्टेन थ्रेट्स, तो यूनिटी तो हमारी एग्जिस्ट तो करती है, हाउएवर उसको भी कुछ थ्रेट्स हैं। सो वो किस किस वजह से थ्रेट्स हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं, नॉट दिस वजह से,
इस वजह से यहाँ पर फोकस करो, यहाँ पर फोकस नहीं करना, यहाँ फोकस करना है। सो थ्रेट्स क्या है हमारी यूनिटी को? सबसे बड़ा थ्रेट क्या है? रीजनलिज्म, सन ऑफ सॉइल। ठीक है, अब मल्टीपल रीजन्स हैं, सबके आपस में डिस्प्यूट होते रहते हैं, लिंग्विस्टिक डिस्प्यूट्स होते हैं, जैसे कर्नाटका में हो गया, महाराष्ट्र में हो गया, अभी देखा एसबीआई वर्कर हो गए या किसी बैंक मैनेजर के अगेंस्ट हो गया। सो ये रीजनलिज्म, सन्स ऑफ सॉइल। ऐसे ही डिविजिव पॉलिटिक्स, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, वायलेंस अगेंस्ट पीपल, नॉर्थ ईस्ट के पीपल को अटैक किया जाता है। ऐसे ही महाराष्ट्र देखो या कर्नाटका देखो, वहां पर दो रोज नहीं होता, बट एट टाइम्स पीपल फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, बिहार आर बीइंग अटैक्ड देयर। एंड इसका प्राइमरी रीजन किसकी वजह से है? ये डिविजिव पॉलिटिक्स की वजह से है। लोग अच्छे हैं बट डिविजिव पॉलिटिक्स इज स्पॉइलिंग इट। ऐसे ही कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म क्या है? 1984 राइट्स देख लो, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली राइट्स देख लो। सो अगेन जो हमारी डिविजिव पॉलिटिक्स है, वोट बैंक पॉलिटिक्स है, वो क्या कर रही है? वो फैक्शंस क्रिएट कर रही है सोसाइटी में, जो हमारे सोशल क्लीवेजेस हैं उन्हें और बढ़ा रही है। ठीक है, फिर लिंग्विस्टिक क्लैशेस हो गए, डेवलपमेंट डेफिसिट हो गए। तो अब यूनिटी क्यों नहीं रहेगी? डेवलपमेंट डेफिसिट होगा तो क्या होगा? लोग प्रोटेस्ट करेंगे। नक्सलिज्म, इंसर्जेंसी, इनका प्राइमरी रीजन क्या है? वन ऑफ द रीजन इज डेवलपमेंट डेफिसिट। फिर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, जैसे असम, मेघालय, कुकी, मैतीस। फिर हमारे इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स भी चल रहे हैं, कावेरी डिस्प्यूट देख ली, हरियाणा दिल्ली का डिस्प्यूट देख ली। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या है? सिसेशनिस्ट फोर्सेस आ गई हैं, खालिस्तान, ग्रेटर नागालैंड, एंड दे आर बीइंग सपोर्टेड बाय स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। तो ये इंटरनल सिक्योरिटी का कीवर्ड है हमारा, स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, बट इसको भी हम यहाँ पर लिख कर आएंगे, बिकॉज दे आर ऑल्सो प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल। जैसे कनाडा हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, ये सब प्रमोट करते हैं इंडिया में इंसर्जेंसी। तो नॉट कंप्लीटली कनाडा के कुछ फैक्शंस, नॉट एवरीवन। फिर डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट्स, जैसे गोरखालैंड एटसेट्रा, ये भी हमारी यूनिटी को एट टाइम्स थ्रेटन करते हैं। ठीक है, तो सेपरेटिज्म, सिसेशनिज्म, एज लॉन्ग एज अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू करना चाहते हैं तो दैट इज करेक्ट, बट वंस दे टॉक अबाउट सिसीडिंग, अलग होना की बात आ गई इंडिया से, तो दैट बिकम्स अ क्लियर थ्रेट टू हमारी यूनिटी। अपार्ट फ्रॉम दैट, इश्यूज लाइक मॉब वायलेंस, डिस्क्रिमिनेशन, ये सब हमारे बन जाते हैं थ्रेट यूनिटी को, जो अल्टीमेटली फिर कल्मिनेट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वायलेंस, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट, इंसर्जेंसीज। अंडरस्टूड? सो ये हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्रेट्स हैं यूनिटी के लिए, सो ये ध्यान में रखना। नाउ, अब मोदी जी ने बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स भी लिए हैं यूनिटी प्रमोट करवाने के लिए। सो जैसे कि सबका साथ सबका विकास, भारत पर्व, एक भारत श्रेष्ठ भारत, इनक्रेडिबल इंडिया, नेशनल इंटीग्रेशन, टाउन टेल। अब इसको कैसे यूज करना है? जब भी अगर कोई क्वेश्चन आया 15 मार्कर का, सो जहां यूनिटी डाइवर्सिटी की बात हो रही हो, थ्रेट्स टू डाइवर्सिटी हो रही हो, तो लास्ट में लिख सकते हो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, ऐसे हब एंड स्पोक बना देना, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लिख दो, मोदी जी ने अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं यूनिटी प्रमोट करने के लिए। एग्जाम्पल, सबका साथ सबका विकास, भारत पर्व, एक भारत श्रेष्ठ भारत, इनक्रेडिबल इंडिया, ऐसे। सो इन सब से क्या हो रहा है? यूनिटी एंड डाइवर्सिटी मेंटेन की जा रही है। एंड फिर आगे हमारे कीवर्ड्स, सो इनको अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट कर लेना। मल्टीकल्चरल सोसाइटी है इंडिया, मल्टीलिंगुअल सोसाइटी है, हार्मोनियस को एग्जिस्टेंस है, पीसफुल को एग्जिस्टेंस है, सिंपल। ठीक है, समझ में आ गया? कोई भी इसमें डाउट लगे, कुछ भी समझ ना आ रहा हो, फिर भी लग रहा है इशू, तो प्लीज बिना हिचक ग्रुप पर पूछ लेना। ठीक है, सो ये मॉडल्स ऑफ एकोमोडेशन बेसिक होते हैं। एंड इंडिया इज अ मोज़ैक, जहां पर है इंटीग्रेशन विद आइसोलेशन, हमारी न्यू आइडेंटिटी बन गई, बट ओरिजिनल इज नॉट लॉस्ट। नाउ कंक्लूजन कैसे करना है? सो कभी भी बात हो रही हो कि कैसे इंडिया का सोसाइटी इवॉल्व हुई है, कैसे अडॉप्ट कर रही है, मॉडर्निटी की बात हो रही है, तो उसके लिए यू कैन ऑलवेज यूज दिस, कि इंडिया इज लाइक अ इंडियन सोसाइटी इज लाइक अ फ्लोइंग रिवर, इट इज रिटेनिंग द एसेंस ऑफ इट्स सिविलाइजेशनल हेरिटेज while continuously adapting to new currents of modernity। तो जब भी आए ना कि इंडियन सोसाइटी कैसे ब्लेंड ऑफ मॉडर्निटी और ट्रेडिशन है, ठीक है, तो वहां पर ये कंक्लूजन बहुत अच्छी बैठती है। तो उसमें हमें पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे कि क्या हमारे ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं, फीचर्स हैं, और कैसे मॉडर्नाइजेशन के साथ ब्लेंड हो रही है। फिर ये देखो, इन अ वर्ल्ड बैटलिंग कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स, इंडिया के सिविलाइजेशनल ईथोस, जैसे सर्वधर्म संभव,
equal respect for all religions. Sarv Dharm Sambhav is equal respect. It is not equal treatment. It is equal respect for all religions. And Shanti, Ekta, and Sadbhavna foster peaceful co-living and enable our society to thrive its vibrant pluralism. तो कभी भी बढ़िया सी लिखनी हो, इंडियन सोसाइटी की तारीफ करनी हो, तो यू कैन ऑलवेज एंड विद कि वर्ल्ड में कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, बट हमारी वैल्यूज, हमारे इथोस, इनकी वजह से क्या है, हमारी सोसाइटी थ्राइव कर रही है। ठीक है। फिर अब कभी भी आए कि थ्रेट है हमारी सोसाइटी को, कोई चीजें कोई थ्रेटन कर रही हैं, तो बता देना कि भले ही थ्रेट है, बट फिर भी हमारे जो बॉन्ड्स ऑफ यूनिटी हैं, दे हैव ऑलवेज इमर्ज स्ट्रॉन्गर देन द फोर्सेस ऑफ इंटीग्रेशन एंड दे स्टैंड आउट एज अ टॉल फ्लेम ऑफ नेशनहुड दैट नीड्स टू बी चेरिश्ड एंड नर्चर्ड। इसके साथ भी चाहो तो अपनी यहाँ वैल्यूज छोड़ सकते हो। सो प्लीज देख लेना इनको एंड ट्राई एंड यूज देम इन योर आंसर्स। एंड कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन है तो ये वाली कोड जरूर उसमें ऐड ऑन कर लेना कि लैंग्वेज इज द लाइफलाइन ऑफ अ सिविलाइजेशन, इट डिनोट्स आइडेंटिटी, कल्चर एंड ट्रेडिशंस ऑफ द पीपल। ठीक है। फिर लैंग्वेज में वो होता है कोस कोस पर पानी बदले चार कोस पर वानी। सो ये हमारी कंक्लूजन है बेस्ड अपॉन द क्वेश्चन की डिमांड यू कैन यूज एंड इनको थोड़ा मोल्ड कर सकते हो। नाउ लेट अस सी हमारे इससे क्वेश्चंस क्या क्या पूछे हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन आता है ये, critically analyze the proposition that there is a high correlation। अब इसको कैसे स्ट्रक्चर करना है आंसर को, क्वेश्चन को, प्रोपोजिशन को एनालाइज करना है, तो इसमें हमें पर्सपेक्टिव दिखाना पड़ेगा। द प्रोपोजिशन दैट देयर इज अ हाई कोरिलेशन है, कोरिलेशन मतलब इंटरलिंक्ड है ये चीज, कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, जैसे कोरिलेशन होता है एल नीनो का और इंडियन मानसून का ना, वैसे ही। So there is a high correlation between India's cultural diversities and socio-economic marginalities. Now, how are we going to approach this question? बताओ जल्दी। How are you going to introduce it? Exact यही सेम मैं इंट्रोडक्शन जाऊंगा और यहाँ पर फिट करूंगा। Why? हाई कोरिलेशन बिटवीन कल्चरल डाइवर्सिटी की बात कर रहा है वो, तो मैं अच्छा बना सकता हूँ और उसके साथ में इसको लिंक कर दूंगा। तो कैसे हो सकती है कि वही इंडिया इज अ रिच एंड यूनिक नेशन, फैब्रिक जो है हमारा, इट हैज बीन, ये रहा, India is a rich and unique nation whose fabric has been woven by diverse linguistic, cultural and religious thread। एग्जैक्ट सेम लिख दूंगा। फिर लिखूंगा कि however this diversity जो है it is often linked with socio-economic marginalities, deprivations भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वही मुझे इसमें कोरिलेशन दिखाना पड़ेगा। सो अब मेरे पास पॉइंट्स कैसे आएंगे, हाउ एम आई गोइंग टू जनरेट पॉइंट्स। सिंपल सी बात है, डाइवर्सिटी की बात हो रही है, सोशो इकोनॉमिक मार्जिनैलिटीज की बात हो रही है, तो पूछो सोचो कि क्या ऐसा हो रहा है कि कोई पर्टिकुलर ग्रुप हो गया, कोई रिलीजन, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, एथनिक ग्रुप्स, उनकी जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम बाकी के। सो एब्सोल्युटली ट्रू, वही चीज तो हमें यहाँ पर लिख कर आनी है। जैसे अब पॉइंट सोचो, क्या है डाइवर्सिटी, रिलीजियस देखो, लिंग्विस्टिक देख लो, ज्योग्राफिकल देख लो। सो सबसे पहले लिख दो ज्योग्राफिकल या फिर रीजनल पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो रीजन हो गए हमारे जैसे नॉर्थ ईस्ट के, फिर हमारे ट्राइबल एरियाज हो गए। ठीक है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, तो सोशो इकोनॉमिक मार्जिनैलिटीज की बात करें तो यस, वहां पर डिप्रीवेशन ज्यादा है। अंडरस्टूड, उनके सारे पैरामीटर्स पर देख लो, हेल्थ हो गया, एजुकेशन, लिटरेसी रेट, इकोनॉमी, सब में वो पीछे हैं कंपेयर टू मेनी अदर सिटीज लाइक दिल्ली या फिर बाकी के रीजन्स। ऐसे ही लिंग्विस्टिक देखो, लिंग्विस्टिक नहीं सॉरी, रिलीजियस, रिलीजियस देखो। नाउ अब ये मैं अपने पर्सपेक्टिव से नहीं बोल रहा, ये सचर कमेटी की रिपोर्ट है। तो जब भी माइनॉरिटी की बात हो, कभी भी माइनॉरिटीज की बात, उनके एम्पावरमेंट की बात हो, तो प्लीज ऑलवेज यूज सचर कमेटी की रिपोर्ट। तो सचर कमेटी की रिपोर्ट नहीं बोला है कि वहां पर डेप्रीवेशन ज्यादा है इन कम्युनिटीज, माइनॉरिटीज, पर्टिकुलरली जैसे मुस्लिम्स के केस में उसने बताया था सचर कमेटी ने। सो हमेशा इसको लिख कर आना। ठीक है, और देखो कितना सिंपल है पॉइंट जनरेट करना। तो रीजनल आ गया, जोग्राफिक हो गया, रिलीजियस हो गया, अब मैं किस पे जा सकता हूँ, कास्ट बेस पे। बिल्कुल, सर्टेन कास्ट है दे आर परफॉर्मिंग बेटर देन द अदर कास्ट इन वेरियस पैरामीटर्स, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। फिर और किस में जा सकते हैं, ट्राइबल्स में देखो, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब अंडमान के ट्राइबल्स को कंपेयर कर लो या हमारे उड़ीसा के बाकी पीवीटीजीज को कंपेयर करो, उनमें कितनी ज्यादा सोशो इकोनॉमिक मार्जिनैलिटीज हैं। अगर मैं उनकी लिटरेसी रेट की बात ही करूं, तो ये सेंसस का ही डेटा था,
Overall India के literacy rate is around 77%, but in case of tribals, literacy rate is just 59%. So 41% tribals illiterate. ऐसे ही हमारे इकोनॉमिक कंडीशंस, तो ये सब क्या है, मेरी मार्जिनैलिटीज दिख रही हैं। किससे लिंक कर रहा हूं मैं इसको? डाइवर्सिटी से। ठीक है, तो ऐसे वी विल हैव टू राइट एंड उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हाँ, ये सब चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है, देयर इज अ हाई कोरिलेशन। ठीक है, फिर एक नया क्रिटिकली एनालाइज लिखा है, तो एक और पर्सपेक्टिव भी दे सकते हो कि हाउएवर बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव से ये जो हमारा इनके बीच का कोरिलेशन है, दैट इज बीइंग थिन होता जा रहा है, वो इंक्लूसिव ग्रोथ हो रही है। नाउ बाकी कम्युनिटीज भी एट पार हैं, बट फिर भी ये एग्जिस्ट करता है, अल्टीमेटली कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। ठीक है, तो देखो कितना इजी है पॉइंट जनरेट करना, यहीं से सोचा मेरे पॉइंट जनरेट हो गए। सो कास्ट आ गया, ज्योग्राफी आ गई, रिलीजन आ गया, ऐसे ही हमारे कल्चरल, हाँ एक पर्सपेक्टिव ये देखो, इकोनॉमिक का भी हम वहां पर अच्छा लिख सकते थे। कैसे? रूरल अर्बन डिवाइड, वो भी तो डाइवर्सिटी है ना हमारी, रूरल इंडिया वर्सेस अर्बन। सो रूरल अर्बन डिवाइड में भी देख लो कितना ज्यादा डिफरेंस है। सो ये सब पॉइंट्स मिलकर हम कोरिलेशन दिखाएंगे, एंड कोरिलेशन के लिए सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस के लिए यू कैन यूज पैरामीटर्स लाइक हेल्थ, इलिटरेसी, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू बता देना कि नॉर्थ ईस्ट ज्यादा डिप्राइव्ड है, फिर रिलीजियस कभी भी आए तो सच कमेटी रिपोर्ट यूज कर लेना। वैसे ही कास्ट में सर्टेन सेक्शंस ऑफ शेड्यूल कास्ट, ओबीसीज जो है वो डिप्राइव्ड है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन नहीं कर पाते, लोन्स नहीं मिल पाते उनको, बहुत सारे इश्यूज फेस करते हैं वो। फिर ट्राइबल्स का एवरीवन नोस, ट्राइबल ऑफ नॉर्थ ईस्ट हो गए हमारे, कश्मीर रीजन हो गया हमारा, ऐसे ही अंडमान हो गया, ओडिशा पीवीटी चीज हो गए, वो सब भी डिप्रीवेशन फेस करते हैं। ठीक है, सो अगर 15 मार्कर है, सो व्हाट यू कैन डू, ये सब बता दिया, फिर बता दो कि हाँ हो रहा है, और बता दो कि कुछ गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं इसको कवर अप करने के लिए, जैसे इनके लिए ये किया, इनके लिए ये किया, इनके लिए ये किया, स्कीम्स मेंशन कर दो। फिर उसके बाद आ गया हमारा कंक्लूजन। अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ यू विल हैव टू राइट दिस आंसर। सिंपल है, बस इसी के बेसिस पर मुझे सोचना है और पॉइंट जनरेट करने हैं, बट वो सोचना पड़ेगा वहां पर, ऐसे क्वेश्चन सोचने के लिए मजबूर करते हैं, बट एक बार सोच लिए तो अच्छे आंसर्स लिख पाओगे। सो इसीलिए लिखने से पहले हमेशा क्वेश्चन को स्ट्रक्चर करो, ब्रेनस्टॉर्म करो 30 सेकंड्स के लिए कि हाँ इसमें ये पॉइंट्स हम लिख सकते हैं, डिसाइफर करो, तोड़ो उसको, ब्रेक करो। डू यू थिंक मैरिज एज अ सैक्रामेंट इज लूजिंग इट्स वैल्यू इन मॉडर्न इंडिया? नाउ इसको हम कैसे अप्रोच करेंगे? सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बता दो कि क्या है मैरिज। अगर हम ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी की बात करें, सैक्रेमेंट क्या है कि वो एक सैक्रेड, हम उसे मानते थे, सैक्रेड बॉन्ड मानते थे, एंड क्या वो हमारी जो उसकी वैल्यू है, ठीक है, जो मॉडर्न इंडिया है, अर्बनाइजेशन ग्लोबलाइजेशन की वजह से, क्या उससे लिंक कर कर बताना पड़ेगा। तो ये जो सिलेबस के कीवर्ड है ना, अर्बनाइजेशन ग्लोबलाइजेशन, ध्यान रखना, इससे लिंक करनी होती है हमें चीजें। उसकी वजह से उसमें चेंजेस आ रहे हैं या नहीं, बट डू यू थिंक लिखा है, हमें दोनों पर्सपेक्टिव उसमें दिखाने पड़ेंगे। लेट अस स्टार्ट, कैसे करेंगे? बोल सकते हैं कि हमारी जो ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी है उसमें क्या है, मैरिज इज कंसिडर्ड एज अ सेक्रेड बॉन्ड, सेक्रेड बॉन्ड की तरह होती है। इट इज अ हमारा सोशल ऑब्लिगेशन, हमारी एक रिलीजियस ड्यूटी भी होती है। ठीक है, तो इन सब बस ये बेसिक चीज लिख देंगे, एंड देन वी विल राइट कि हाउएवर हमारी मॉडर्नाइजेशन की वजह से एंड अर्बनाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, चेंजिंग सोशल वैल्यूज हो रही हैं, जिसकी वजह से ये डिबेट है। पहले आ जाएगा हमारा कि डू यू थिंक कि मैरिज इज लूजिंग, तो एग्जैक्ट वो जो कीवर्ड्स है ना यहाँ पर, वही हमें कीवर्ड्स यूज करने होते हैं। फर्स्ट वी विल राइट कि यस, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर लिख देंगे कि यस, सिंपली कि मैरिज लूजिंग इट्स वैल्यू, कर दिया ऐसे, सब हेडिंग बना दी, उसके बाद पॉइंट्स लिखने स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या है, कैसे वैल्यूज की लूज हो रही है, देयर इज अ सिग्निफिकेंट राइज इन हमारा डाइवोर्स केसेस, सेपरेशन केसेस। तो पहले था कि ऐसा बॉन्ड बन गया कि 7 जन्म तक नहीं रहता, बट नाउ अनफॉर्चुनेटली, और जो भी रीजन होते हैं उसकी वजह से ये शॉर्ट टर्म बनते जा रहे हैं, हाई सेपरेशन और डाइवोर्स रेट्स होते जा रहे हैं। अब इसमें चाहो तो वी कैन ऑल्सो शो एनसीआरबी एक्सेट्रा का डेटा भी हम लिखकर बता सकते हैं, या फिर एनएफएचएस 5 लिख सकते हैं। अंडरस्टूड? एनसीआरबी से हम बता सकते हैं कि देयर हैज बीन अ राइज इन फैमिली कोर्ट केसेस रिलेटेड टू मैरिटल डिस्प्यूट्स एक्सेट्रा।
फिर उसके बाद क्या हो रहा है, हमारा डिलेड मैरिजेस हो रही हैं, 30, 32, 33 ईयर्स तक शादी करनी ही नहीं। घर वाले बोल रहे हैं 30 का हो गया शादी कर ले, बट नहीं करनी अभी तक शादी। सो दैट इज इट। फिर क्या होता है, ग्रोथ ऑफ लिव इन रिलेशनशिप। सबसे इंपॉर्टेंट चेंज ये आ गया कि शादी करने की जरूरत ही क्या है, व्हेन एवरी वीक, एवरी मंथ यू कैन गेट अ न्यू गर्लफ्रेंड, व्हाई मैरी? सो ये जो मैरिज का पर्सपेक्टिव था वो चेंज हो गया, एंड उसके लिए प्राइमरीली वन ऑफ द रीजन हैज बीन बम्बल, हिंज, ये सब जो डेटिंग एप्स आ गई। सो यू कैन वेरी वेल राइट दीज एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो लिव इन रिलेशनशिप्स ये सब चीजें राइज पर हो चुकी हैं, एंड पार्टनर्स फ्रीक्वेंटली चेंज कर रहे हैं लोग, बिकॉज दे आर फोकसिंग ऑन कंपेनियनशिप। तो कंपेनियनशिप बन चुकी है ये, रादर देन अ रिलीजियस या फिर एक सेक्रेड बॉन्ड। यही लिखना होता है वहां पर, एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताओ। वो यही तुम्हारी नॉलेज चेक करना चाहते हैं, वेदर यू आर वर्ल्डली वाइज हो या नहीं हो, दैट इज व्हाट दे वांट टू चेक। फिर क्या हो रहा है, हमारा जेंडर रोल्स इवॉल्व होते जा रहे हैं, मॉडर्न मैरिजेस आ रही हैं, एंड ये ज्यादा कंपेनियनशिप पर फोकस कर रही है। एंड नाउ इट इज नॉट जस्ट कि जेंडर भी सेम रहेगा या नहीं, किससे करनी है। सो वो लिख सकते हैं कि इसीलिए यस देयर आर दीज आर द चेंजेस बीइंग इंट्रोड्यूस। हाउएवर फिर हम इसमें एक दूसरी पर्सपेक्टिव भी डालेंगे, बिकॉज डू यू थिंक लिखा था। सो मुझे ये नहीं है कि हाँ ये चीजें हैं, उसको एग्जामिनर को बताओ, दोनों पर्सपेक्टिव देने होते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। सो लिखो हाउएवर, अभी भी क्या है, अभी भी जो भी मैरिजेस होती हैं वो कैसे ट्रेडिशनल रिलीजियस तरीकों से ही मेजॉरिटी ऑफ मैरिजेस होती हैं। ठीक है, एंड अभी भी एक ये सोशल सैंक्शन एंड फैमिली प्रेशर की तरह काम करता है कि अभी तक इसकी शादी नहीं हुई, शादी करवाओ इसकी। ठीक है, सो ये एक सोसाइटल माइलस्टोन की तरह काम करता है, पर्टिकुलरली फॉर वुमेन, कि वुमेन इज 30 की होने वाली है, 25 की हो गई, चलो शादी करवा दो। सो अभी भी इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग टू सम एक्सटेंट। तो ऐसे दोनों पर्सपेक्टिव लिखकर हमें बताना पड़ेगा। अंडरस्टूड। फिर आता है हमारा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा था, इम्पैक्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम ऑन फैमिली रिलेशनशिप्स। नाउ ये क्वेश्चन उसने किस लिए पूछा था, ये आया था उस टाइम पर कोविड की वजह से, बिकॉज वर्क फ्रॉम होम वाज ऑन राइज ड्यू टू कोविड। तो उसने उसको सोसाइटी से लिंक कर दिया। तो दिस इज हाउ करंट को उसने लिंक करके क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, जैसे एआई का क्या इम्पैक्ट होगा, वेरी वेल दे कैन वेरी वेल आस्क। क्रिप्टो अगर उसने पूछ लिया तो वो एआई का भी पूछ सकता है फ्यूचर में। सो उसमें भी हमें ऐसे ही आंसर्स जनरेट करने पड़ेंगे। सो इसमें, अब इसमें हम कॉन्टेक्स्ट या करंट से लिंक स्टार्ट करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में कि कोविड-19 की वजह से वर्क फ्रॉम होम बढ़ गया है, एंड इट इज अफेक्टिंग बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। सो हमेशा उसमें ऐसे क्वेश्चंस में इवैल्यूएट हो, एक्सप्लोर करो, तो हमेशा कोशिश करो कि दोनों पर्सपेक्टिव दिखाओ, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो फैमिली रिलेशनशिप्स में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एक तो फैमिली टाइम बढ़ता जा रहा है, ज्यादा टाइम दे पाएंगे। फिर शेयर डोमेस्टिक रोल्स, घर पे सभी मिलकर काम कर रहे हैं। इट इज नॉट जस्ट कि वुमेन आर कुकिंग या मेल आर सिटिंग एंड डूइंग वर्क, मेन भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं कुकिंग, क्लीनिंग एंड केयर गिविंग में। अपार्ट फ्रॉम दैट देखो, कॉस्ट एंड टाइम की सेविंग्स हो रही है उनकी, एलिमिनेशन ऑफ कम्यूट अलाउड फॉर मोर क्वालिटी फैमिली इंटरेक्शंस कर पा रहे हैं उसकी वजह से। हाउएवर नेगेटिव क्या है, वर्क लाइफ इम्बैलेंस हो चुका है, प्राइवेसी पूरी खत्म हो चुकी है, एंड डिजिटल फटीग होता जा रहा है। कॉन्स्टेंटली हम कनेक्टेड है, पूरी लाइन ही ब्लर हो चुकी है कि पहले हम ऑफिस से घर आएंगे, चिल करेंगे, अब क्या है पूरा दिन ही काम काम काम। सो स्ट्रेस फटीग, इसी वजह से क्या हो रहा है, हमारी इमोशनल अवेलेबिलिटी खत्म होती जा रही है। ठीक है, सो यही इसी इसी लाइंस पर हमें इनका आंसर बनाकर लिखना पड़ेगा। फिर कंक्लूजन में लिख देंगे कि यस इट हैज स्ट्रेंथन्ड एंड स्ट्रेन फैमिली टाइज, एंड हमें फ्यूचर में एक हाइब्रिड की जरूरत है। बट ऐसा वो करंट से लिंक क्वेश्चन है। नाउ ये देखो, हाउ डज इंडियन सोसाइटी मेंटेन कॉन्टिन्यूटी इन ट्रेडिशनल एंड सोशल वैल्यू। ये वाली थीम ना उसकी फेवरेट थीम है, इसको वो 2-3 साल में घुमा फिरा कर पूछता है कि हमारी जो ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं, अब उसको वो ग्लोबलाइजेशन से भी लिंक कर देता है कि हाउ हैज ग्लोबलाइजेशन अफेक्टेड अवर ट्रेडिशनल वैल्यूज। तो वो भी आगे हम देखेंगे। सो ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कैसे हमारी वैल्यूज चेंज हो रही हैं। ठीक है, सो हमारी जो ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं वो क्या है, अब इसको कैसे स्टार्ट करना चाहिए कि हाउ डज इंडियन सोसाइटी मेंटेन कॉन्टिन्यूटी इन ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज। तो हम बता सकते हैं कि हमारी जो ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज हैं पहले वो बता देनी चाहिए। ठीक है, दैट वुड बी अ वेरी गुड कि अगर हमने उसे बता दिया।
तो बता सकते हैं कि हमारे जो एंशिएंट सिविलाइजेशनल ईथोस हैं और वैल्यूज हैं, जैसे कि हमारी सोसाइटल वैल्यूज। तो सोसाइटल वैल्यूज क्या है हमारी, जैसे कि रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स हो गया, फैमिली बॉन्डिंग हो गया, फिर टॉलरेंस, कम्युनिटी लिविंग, ये सब हमारी ट्रेडिशनल सोसाइटल वैल्यूज हो गई। अब उसको लिंक कर दो कि हाउएवर हमारी जो वैल्यूज हैं उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एक्सेट्रा, इनकी वजह से चेंजेस हो रहे हैं। ये मेरी सिंपल इंट्रोडक्शन, बहुत ही बढ़िया इंट्रोडक्शन है ये। ठीक है, अब फिर मैं क्या करूंगा, बताऊंगा कि कैसे कॉन्टिन्यूटी हो रही है। एंड उसने सेकंड पार्ट में पूछा एन्यूमरेट द चेंजेस, तो क्या चेंजेस हो रहे हैं वो भी बताना पड़ेगा। तो अब कॉन्टिन्यूटी कैसे हो रही है हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज की, कि डिस्पाइट मल्टीपल मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, कैसे अभी तक वो वैल्यूज चल पा रही हैं। सबसे पहले जॉइंट फैमिली एंड किनशिप, आज भी फैमिली की रिस्पेक्ट उतनी ही है। ठीक है, अगर न्यूक्लियर फैमिलीज की बात भी करें तो क्या होता है, दिवाली, होली, फंक्शन सब सेलिब्रेट करने के लिए घर पर ही तो जाते हैं वापस, अपने होम टाउन। चाहे अगर कोई रूरल एरिया से आता है, वो क्या बोलता है कि मैं अपने गाँव जा रहा हूँ। सो अभी भी फैमिली की इंपॉर्टेंस उतनी ही है। फिर अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स एंड हिरार्कीज, ये अभी भी चल रही हैं कि दादाजी ने ये डिसाइड किया है, ये बोल दिया तो ये ही हो रहा है। दो नॉट एवरीवेयर बट इट इज स्टिल देयर, बट रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स इज एवरीवेयर। सुबह उठकर यू आर गोइंग टू ऑफिस, यू आर गोइंग टू वर्क, यू आर गोइंग टू राइट योर एग्जाम, यू आर टेकिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ योर पेरेंट्स, योर लव्ड वंस। सो ये आज भी है। फिर रिलीजियस प्लूरलिज्म, दिस इज स्टिल एग्जिस्टिंग, मल्टीपल फेथ सब एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे कि हमारे कोई भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा देख लो, सारे रिलीजन्स के लोग ही वहां पर जा रहे हैं। ठीक है, तो रिलीजियस प्लूरलिज्म, जो टॉलरेंस है हमारी, इट इज स्टिल एग्जिस्टिंग। फिर मैरिज, अब देख लो, मैरिज एज एन इंस्टीट्यूट आ गया, तो हम वही सब पॉइंट्स यहाँ से ढूंढ रहे हैं, हमारे जो सोसाइटी के फीचर्स है ना, सेलियंट फीचर्स, वहीं से पॉइंट्स लेकर आ रहे हैं इसमें। सो मैरिज एज अ सेक्रेड इंस्टीट्यूशन आज भी मेंटेन है, दो उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं, बट उसको भी एक सेक्रेड इंस्टीट्यूशन माना जाता है। फिर हम इसमें और पॉइंट्स डाल सकते हैं, फूड हो गए, हमारे कस्टम्स हो गए, अटायर देख लो, कि अगर एथनिक हमारा कोई फेस्टिवल्स है तो उस पर बोलते हैं कि भाई फेस्टिवल्स के त्योहार के अकॉर्डिंग कपड़े पहनो। ईद है, दिवाली है, सो उसके अकॉर्डिंग कपड़े पहनो, ऐसा नहीं कि जीन्स टॉप टी शर्ट पहनकर, क्रॉप टॉप पहनकर चले गए वहां पर। सो दिस इज हाउ इट इज बीइंग कंटिन्यूइंग। फिर फूड हैबिट्स देखो, कस्टम्स के बेसिस पर कैसे हो रहे हैं, कि आज भी माना जाता है, जैसे इस्लाम में या मुस्लिम में रमजान हो गया, ऐसे ही हिंदूज में क्या है, नवरात्रि, फास्टिंग, व्रत रखते हैं। नवरात्रि आएगी तो भले ही मैं इतना ज्यादा है या नहीं है जो भी है, बट फिर भी दे आर कंटिन्यूइंग विद फास्टिंग। तो यही हमारी कंटिन्यूटी है वैल्यूज की। हाउएवर चेंजेस भी उसमें हो रहे हैं, जैसे राइज ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज हो रही हैं, जेंडर रोल्स चेंज होते जा रहे हैं, देयर हैज बीन राइज ऑफ सिंगल मॉम्स। हाँ, इसमें भी हम ये लिख सकते थे फैमिली वाले में, कि क्या है, सिंगल मॉम्स आ गई हैं, जेंडर रोल्स चेंज होते जा रहे हैं, सिंगल मॉम, सिंगल डैड, सिंगल पेरेंट्स। अंडरस्टूड। सो इसका रीजन क्या है, यहाँ न्यूक्लियर फैमिलीज अर्बनाइजेशन की वजह से। फिर इंटरकास्ट, इंटर रिलीजियंस, इसमें भी हमारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। दो भले ही इंटरकास्ट, इंटर रिलीजियस मैरिजेस लिमिटेड है, बट वो भी हो रही हैं अभी भी। ठीक है, ऐसे ही हमारे फूड हैबिट्स, कस्टम, ये सब चीजें शेप हो रही हैं ड्रिवन बाय मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, तो इनमें भी हमारे चेंजेस होते जा रहे हैं। तो इनिशियली पहले बहुत ज्यादा कस्टम्स पर फोकस करते थे, ट्रेडिशंस पर, कि हाँ मकर संक्रांति है उसे सेलिब्रेट करना है। अब वो सब फेस्टिवल्स रेयरली पीपल आर सेलिब्रेटिंग देम। ठीक है, तो हमारे जो ओल्ड ट्रेडिशंस, कस्टम्स थे, उनको कुछ चैलेंज भी मिल रहे हैं। सो यही चीज बता देंगे, उनमें चेंजेस भी आ रहे हैं। ठीक है, अब इसका कंक्लूजन क्या क्या लिखेंगे, कोई बात हो रही है कॉन्टिन्यूटी और चेंजेस की, सो ये आ सकता है ना, इंडियन सोसाइटी इज लाइक अ फ्लोइंग रिवर। ठीक है, चेंजेस भी हो रहे हैं, हमारी रिटेन भी कर रही है हमारी एसेंस, और चेंजेस भी हो रहे हैं उसमें। सिंपल। ठीक है, अब देखो, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन सप्रेस रीजन लीडिंग टू ऑब्स्क्यूरेंटिज्म। तो वो ऑब्स्क्यूरेंटिज्म क्या है, कि हमारी क्रिटिकल थिंकिंग ले रहा है। तो वो क्या पूछ रहा है, ऐसे क्वेश्चंस ट्रैप होते हैं, इसमें सीधा कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस को अगेंस्ट मत लिखने बैठ जाना। उसमें हमेशा वी हैव टू शो बोथ द पर्सपेक्टिव्स, वी हैव टू शो द पॉजिटिव साइड ऑफ अवर कस्टम्स ट्रेडिशंस, बिकॉज कौन लोग चेक कर रहे हैं, लेट 50s 60s में। अगर उनके सामने बोल दिया कि कस्टम ट्रेडिशंस कुछ भी नहीं है, सब चेंज हो चुका है, सो
यू आर डूम्ड, फिर मार्क्स नहीं मिल सकते। सो हमें अपना कल्चर, अपनी हेरिटेज, अपने इथोस, इन सबको अच्छा दिखाना है वहां पर। हाउएवर उसका एक रेशनल क्रिटिसिज्म भी दिखाना है एज पर द क्वेश्चन की डिमांड। ठीक है, अंडरस्टूड। सो नेगेटिव साइड अगर दिखा रहे हो तो बह मत जाना नेगेटिव साइड दिखाते हुए कि इतनी सारी नेगेटिविटी दिखा दी, वो कहेगा कि घर बैठो। सो प्लीज इसका ध्यान रखना, यू हैव टू बी रेशनल, यू हैव टू शो बोथ द साइड्स। सो कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, इसमें पहले इंट्रोडक्शन में ही बता दो कि कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस क्या है। हमारी लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिसेस हैं जो हमारी आइडेंटिटी को शेप करते हैं, सोशल कोहेजन बनाते हैं। हाउएवर एट टाइम्स क्या होता है कि व्हेन फॉलोड ब्लाइंडली, अगर हम उनको ब्लाइंडली फॉलो करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो क्रिटिकल थिंकिंग हमारी ले लेते हैं एंड रेजिस्ट कर सकते हैं प्रोग्रेसिव चेंजिंग लीडिंग टू ऑब्स्क्यूरेंटिज्म। ठीक है, तो ये हमारी इंट्रोडक्शन हो जाएगी। अब डू यू एग्री पूछा है तो दोनों साइड दिखानी ही पड़ेगी। सो पहले बता दो कि कैसे सप्रेस हो रही है। जैसे रिचुअल्स को ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि हाँ ये है ही है, सदियों से चलता आ रहा है, ये आज भी होगा। जैसे किसी फैमिली में हो सकता है चाइल्ड मैरिज हो सकती है, कास्ट बेस्ड मैरिज हो सकती है, या डाउरी का ट्रेडिशन हो सकता है। इट इज स्टिल परसिस्टिंग इन द नेम ऑफ ट्रेडिशन। फिर ये ऑब्स्ट्रक्ट करता है किसको, साइंटिफिक टेम्पर और रिफॉर्म्स को। जैसे सुपरस्टिशंस कि भाई जो हमारी मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन है वो एंट्री नहीं करेंगी, एग्जाम्पल लिख कर आना है। जैसे सबरीमाला हो गया, हाजी अली हो गया, पारसीज के केस में हो गया, उनको टेम्पल में एंट्री नहीं दे रहे थे वुमेन को। फिर सोशल हायरार्कीज परपिचुएट हो रही हैं, वो आज भी इधर बेस्ड अपॉन कास्ट, जेंडर, जैसे अनटचेबिलिटी हो गई, एंड रोल ऑफ खाप पंचायत, उनके डिक्टेट्स आ गए कि खाप पंचायत ने बोल दिया तो हाँ वो पत्थर की लकीर बन गई। सो वो रेशनैलिटी लेती है, क्रिटिकल थिंकिंग लेती है। फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन हो गया, तो ये सब एग्जाम्पल प्लीज एड ऑन कर कर आना। एंड फिर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। ठीक है, हमारी वैल्यूज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, प्रियम्बल की जो वैल्यूज हैं वो लिख लिख लिया करो आंसर्स में, अच्छा होता है उससे आंसर। सो ये सब चीजें उनको ले रही हैं वो वैल्यूज को। जैसे ऑनर किलिंग्स, इंटरकास्ट मैरिजेस, इंटरफेथ मैरिजेस हुई तो उस उन्होंने जाकर ऑनर किलिंग कर दी। सो ये सब चीजें लिखने पड़ेगा कि हाउ दे आर बीइंग, दे आर सप्रेसिंग। बट एट द सेम टाइम जरूरी नहीं है कि सारी सप्रेस भी करें, कुछ अच्छी हैं, प्रमोट कर रही हैं, हमारी टॉलरेंस प्रमोट कर रही हैं। जैसे चैरिटी हो गई, ठीक है, अब वो क्या है, डोनेशन चैरिटी, वो क्या दिखा रहा है, हमारी प्लूरलिज्म प्रमोट कर रहा है, टॉलरेंस प्रमोट कर रहा है। गुरुद्वारा, मंदिर, लंगर, सब जगह पर क्या है, यही तो हो रहा है। फिर हमारी वैल्यूज ऑफ जैसे योगा हो गया, आयुर्वेद हो गया, फेस्टिवल्स हो गए, वो वेलबींग एंड यूनिटी प्रमोट कर रहे हैं। अंडरस्टूड। हाउएवर कुछ जो है एंड कुछ जो है हमारी वो इवॉल्व भी कर रही है। जैसे विडो रीमैरिज एक टाइम पर टैबू मानते थे, नाउ इट इज बीइंग इंक्रीजिंगली एक्सेप्टेड। क्लियर। तो ऐसे इसको हमें अप्रोच करना पड़ेगा। फिर लिख देंगे कंक्लूजन में कि हाँ दो, कई बार ऐसा होता है, इट मे स्टिफल रीजन एंड इट मे प्रमोट हमारा ऑब्सक्यूरेंटिज्म, एंड इसीलिए हमारी सोसाइटी क्या होनी चाहिए, बैलेंस पर चलनी चाहिए, जो ट्रेडिशन को भी रिस्पेक्ट करे एंड हमारे मॉडर्न वैल्यूज, ईथोस, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, रेशनल इंक्वायरी, इन सब पर भी फोकस करे जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है। तो वो लिखना, आर्टिकल भी लिख सकते हो इसमें। अंडरस्टूड। सो दिस इज हाउ वी विल हैव टू अप्रोच इट। नो बाकी जल्दी जल्दी देखते हैं बिकॉज वी हैव टू स्टडी अदर टॉपिक्स टू। बहुत सारे पीवाईक्यूज हैं सोसाइटी के, अगर सारे पीवाईक्यूज 10-10 मिनट भी अगर हमने करने बैठे तो 3 घंटे पीवाईक्यूज में चले जाएंगे। इसीलिए लेट्स जस्ट स्ट्रक्चर देम क्विकली। सो डू वी हैव कल्चरल पॉकेट्स ऑफ स्मॉल इंडिया ऑल ओवर द नेशन, इलैबोरेट विद एग्जांपल्स। अब ये क्वेश्चन था बहुत बढ़िया। कल्चरल पॉकेट्स ऑफ स्मॉल इंडिया है ऑल ओवर इंडिया, सो कैसे हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं, तो हम वही उसी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर सकते हैं, रिच एंड यूनिक नेशन वाली से। ठीक है, अब उसके बाद हम लिंक कर देंगे कि जो हमारी ये डाइवर्सिटी है, इट इज रिफ्लेक्टेड इन बोथ नेशनल एंड लोकल लेवल, एंड जो हमारी लोकल कल्चरल पॉकेट्स हैं दे आर माइक्रोकॉस्म। माइक्रोकॉस्म क्या होता है, जो किसी बड़े चीज को एक छोटे से लेवल पर समेट कर उसको क्लियरली रिफ्लेक्ट कर लेता है। जैसे पार्लियामेंट इज माइक्रोकॉस्म ऑफ इंडियन सोसाइटी, ऐसे ही ये लोकल जो हमारे हैं कल्चरल पॉकेट्स, वो हमारी डाइवर्सिटी, हमारे ट्रेडिशन, हमारी कम्युनिटी, इन सब के आइडिया को इको करते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को दिखाते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स लेकर बता दो। यस बिल्कुल है। मेट्रो सिटीज दिल्ली क्या है, सारे जो मल्टीपल कल्चर्स के लोग हैं, एथनिसिटी के हैं, वो सब दिल्ली में आकर रहते हैं।
भले ही वो बेंगलुरु से आ रहे हों, वो नॉर्थ ईस्ट से आ रहे हों, बिहार से आ रहे हों, डीयू में हैं, सारे पढ़ने आते हैं डीयू में। ऐसे ही वो सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, अपने कल्चर साथ में लेकर आ रहे हैं, लैंग्वेज साथ में लेकर आ रहे हैं। जैसे छठ पूजा दिल्ली में सेलिब्रेट हो रही है, गणेश चतुर्थी, ऐसे ही नवरात्रि, ईद, ये सब फेस्टिवल्स। तो ये जो मैं एग्जांपल दूँगा, अच्छे से समझाऊँगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन द सोसाइटी के आंसर्स। फिर एजुकेशन में देख लो, दिल्ली हो गया हमारा, जेएनयू हो गया, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, ये सब क्या है? मल्टीपल यूथ सारे ऑल ओवर द कंट्री आकर उसमें पढ़ रहे हैं, ठीक है? एंड ये टुगेदर सेलिब्रेट करते हैं सारी चीज़ें अपनी कम्युनिटी, अपने कैंपसेस में। फिर रिलीजियस हार्मनी, अगेन मल्टीपल रिलीजन के लोग हर जगह जाते हैं। एंड फूड हैबिट्स देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फूड कस्टम्स ये सब क्या है? फूड देख लो, पूरे इंडिया में नॉर्थ इंडिया में साउथ इंडियन फूड फेमस है, ठीक है? ऐसे ही हमारे दार्जिलिंग के मोमोज फेमस हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम साउथ इंडिया में जाएं तो नॉर्थ इंडियन फूड, पराठा, छोले भटूरे, दे लव देम। सो ये क्या है? ये हमारे फूड, हमारी कस्टम, हमारी कल्चर, ट्रेडिशन है, ये सब को एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है? वो पूरा हर रीजन में को एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक छोटा सा इंडिया बन रहा है वहां पर। अंडरस्टूड? ये चीज वहां पर दिखानी थी कि भले ही मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ तो दिल्ली खुद में ही इंडिया है। स्पेसिफिक दिल्ली में तो कॉलोनीज भी हैं, जैसे फ्रॉम बंगाली पीपल के लिए अलग कॉलोनी है, एंड ऐसे ही बहुत सारी एक उन्होंने एरियाज भी बनाए हुए हैं। फिर पीएसयूज देख लो, आर्म फोर्सेस कॉलोनीज देख लो। अब ये क्या है? गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं। यहाँ पर क्या है? डाइवर्सिटी, ये भी तो ये दिखा रही है, जहाँ पर पैन इंडिया लोग आकर रह रहे हैं ड्यू टू नेशन वाइड पोस्टिंग्स। तो इसीलिए लिखेंगे कि यस, कल्चरल पॉकेट्स एग्जिस्ट करते हैं एंड ये हमारी स्ट्रेंथ है। दे आर द लिविंग एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल कोहेशन, माइक्रोकॉस्म है वो। एंड वो क्या दिखा रहे हैं? हमारी स्पिरिट ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत। कंक्लूजन में लिख देना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो ये जुमले लिखने पड़ेंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ सबका विकास, शांति एकता सद्भावना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब जल्दी से देखो नेक्स्ट, इंडियन सोसाइटी क्यों यूनिक है इन सस्टेनिंग इट्स कल्चर? सिंपल सा क्वेश्चन है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। या कल्चर किस लिए हो रहा है? हमारी टॉलरेंस की वजह से, फैमिली, रिलीजन एक्सेट्रा, ये सब उसको प्रमोट करते हैं। फिर ब्लेंड ऑफ मॉडर्निटी है, भले ही मॉडर्निटी आ गई बट फिर भी हम कल्चरल प्रैक्टिसेस को नहीं छोड़ते, उनको चेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्निटी। ऐसे ही हमारे ट्रेडिशंस, आर्ट, कल्चर, इसी के बेसिस पर वी कैन राइट दिस आंसर। नाउ नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन है, फोर कल्चरल एलिमेंट्स ऑफ डाइवर्सिटी, कोई भी फोर लिख लेना। लैंग्वेज, रिलीजन हो गया हमारा, फूड हो गया, ठीक है, या फिर आर्ट, म्यूजिक, डांस, फेस्टिवल्स, रिचुअल्स। इसके बेसिस पर यू कैन राइट दिस आंसर, प्रीटी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। नाउ दिस क्वेश्चन इज, लाइफ साइकिल ऑफ अ जॉइंट फैमिली डिपेंड्स ऑन इकोनॉमिक फैक्टर्स रादर देन द सोशल फैक्टर्स। मतलब कि जो हमारी जॉइंट फैमिली की लाइफ साइकिल है, इट इज डिपेंड अपॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो हमारी फैमिली रहेगी या नहीं, जॉइंट से वो न्यूक्लियर बनेगी या नहीं, इट इज मोर डिपेंडेंट ऑन इकोनॉमिक फैक्टर। तो क्यों होता है ऐसे? बिकॉज अर्बनाइजेशन देख लो, अर्बन एरियाज में उसको अच्छी ग्रोथ मिल रही है, वहां अच्छा पैकेज मिल रहा है, तो वो चला जाएगा वहीं पर अपनी फैमिली बसा लेगा। यूएस में सेटल हो गया, बेंगलुरु में जाकर सेटल हो गया, गुड़गांव में सेटल हो गया, तो क्या हो गया? न्यूक्लियर फैमिलीज बन गई। ऐसे ही रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में जाएगा, तो जॉइंट फैमिलीज ही वो न्यूक्लियर बन गई। बट एट द सेम टाइम अगर सस्टेन करनी है तो क्यों होती है? सस्टेन होगी बिकॉज अगर शेयर्ड लैंड होल्डिंग होगी, चाचा जी, ताऊ जी, ये सब एक साथ रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं। किस लिए? बिकॉज सबकी प्रॉपर्टी एक ही है, एक ही कॉमन बिजनेस है, एक ही कॉमन लैंड है। सो दिस इज व्हाट दे आस्क्ड। ऐसे वहां पर सोचना, क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ती है इसमें। अंडरस्टूड? सो इस बेसिस पर वी कैन राइट दिस। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, कास्ट पर। So what is caste? Definition इसकी रट लेना। It is a system of social stratification based upon the principles of purity and pollution। तो ये purity and pollution लुई डिमॉन्ड का कॉन्सेप्ट है, सोशियोलॉजी वालों ने पढ़ा होगा। सो प्लीज ये कीवर्ड लुई डिमॉन्ड मेंशन कर देना एंड प्योरिटी एंड पोल्यूशन मेंशन कर देना। यू कैन ऑलवेज स्टार्ट कास्ट वाले क्वेश्चन उसकी डेफिनेशन से। एंड कास्ट का वर्ड आया ओरिजिन कहाँ से? इट केम फ्रॉम पोर्चुगीज वर्ड कास्टा, ठीक है, विच जनरली मीन्स रेस, लीनिएज या फिर ब्रीड। सो लुई डिमॉन्ड मेंशन कर देना। अभी कास्ट में आगे और भी कीवर्ड्स बताऊंगा, जैसे कास्टिसाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट, विद संस्कृताइजेशन, ये कीवर्ड्स होते हैं कास्ट वाले टॉपिक के। सो प्लीज इन्हें अपने आंसर्स में यूज कर दिखाना, ठीक है। सो ओरिजिन क्या है कास्ट का?
वैदिक वर्ण, ट्रेडिशन जाति, मेडिवल टाइम में क्या हो गया, ये अपना क्लासिफिकेशन हो गया, हार्ड एंड हो चुकी है। अब क्वेश्चन क्या पूछता है यूपीएससी कास्ट बेस्ड कि क्या हमारा कास्ट आज भी रेलेवेंट है या नहीं? स्टैटिक है, फ्लूइड है, मैनिफेस्टेशंस ऑफ कास्ट क्या है, इज इट स्टिल रेलेवेंट इन प्रेजेंट टाइम? अंडरस्टूड? तो ऐसे क्वेश्चन वो पूछता है। सो लेट अस सी उन्हें कैसे अप्रोच करना है। सो की फीचर्स क्या है? देखो, अब जब भी कास्ट पे क्वेश्चन आए ना, तो कास्ट डेफिनेशन लिख सकते हो। उसके बाद अगर 15 मार्कर का है तो यू कैन मेक अ हब एंड स्पोक डायग्राम। उसमें बता दिया कि की फीचर्स क्या है कास्ट के, तो उसमें ये की फीचर्स लिख देना, उसके बाद कोर डिमांड एड्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हो, प्लीज डू दैट अगर 15 मार्कर होगा तो। फीचर्स क्या है? इट इज स्टेटस बाय बर्थ, एंडोगमी एंड एक्सोगमी होती है, मैरिज विद इन वन शादी, स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, सेम गोत्र वाले शादी नहीं करेंगे। फिर बेस्ड अपॉन हिरार्की एंड प्योरिटी, खाली इतना इतना जो हाईलाइटेड है ना बोल्ड में, उतना ही उस डायग्राम में यू कैन राइट। क्लियर? फिर क्या है, अब वो पूछता है कि क्या वो कंटिन्यू हो रही है या नहीं। तो स्टैटिक क्या है? हेरिडिटरी स्टेटस। कुछ चीजें हैं जो अभी भी स्टिल रिलेवेंट है, जैसे कि एंडोगेमी, रिचुअल हिरार्की स्टिल परसिस्ट इन मेनी विलेजेस। फिर मैट्रिमोनियल राइट्स, जैसे ब्राह्मण मैट्रिमोनी, जाट मैट्रिमोनी, अग्रवाल मैट्रिमोनी, रेड्डी मैट्रिमोनी। तो मल्टीपल कास्ट बेस्ड आज भी एसोसिएशंस हो रही हैं, मैट्रिमोनियल उसी बेसिस पर होती है। फिर ऑफन जो हमारे रिलीजियस फंक्शंस हैं, दे आर आल्सो कास्ट बेस्ड। बट चेंजेस किस लिए आ रहे हैं? अब वो पूछेगा कि क्यों चेंजेस आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं? अर्बनाइजेशन की वजह से, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन की वजह से, एजुकेशन की वजह से थोड़े से चेंजेस आने शुरू हो गए हैं, एंड इट हैज मेड कास्ट डायनामिक्स। एग्जाम्पल संस्कृताइजेशन। सो वही अब इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलता है? कास्ट बेस्ड मैट्रिमोनियल साइट्स। जैसे हमारा हो गया ब्राह्मण मैट्रिमोनी, राजपूत, रेड्डी, जाट एक्सेट्रा, एग्जांपल्स लिख लेना। फिर क्या हो रहा है हमारा? पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, कास्टिसाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट। तो इसीलिए आज भी कास्ट रेलेवेंट है पॉलिटिक्स के लिए, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के लिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट दिया था रजनी कोठारी ने, तो ब्रैकेट में डालकर लिख दिया करो रजनी कोठारी। भले ही ये हमारे ऑप्शनल के कीवर्ड्स हैं, बट इसमें दीज आर प्रेफर्ड। ठीक है, फिर कास्ट कोalition पार्टीज आ रही हैं, जैसे बीएसपी हो गई, ओबीसी पॉलिटिक्स बेस्ड अपॉन यादव मराठास। फिर संस्कृताइजेशन, संस्कृताइजेशन क्या होता है? व्हेन लोअर कास्ट अडॉप्ट्स अपर कास्ट प्रैक्टिसेस फॉर अपवर्ड मोबिलिटी। ये दिया था एम एन श्रीनिवास ने। अपार्ट फ्रॉम दिस क्या है? हमारी कास्ट बेस्ड एसोसिएशंस हैं, लॉबिंग के लिए, एजुकेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, जैसे फिक्की की जगह इसमें क्या होता है? डिक्की। फिर और कहाँ पर दिख रही है हमें कास्ट, क्यों रेलिवेंट है? डिमांड है ओबीसी स्टेटस की, जैसे जाट एजुटेशन, मराठा एजुटेशन। फिर कास्ट कॉन्शियसनेस एंड असर्शन बढ़ती जा रही है। सबसे पहले डिमांड फॉर सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, उसको भी अभी आगे हमें पढ़ना पड़ेगा। कास्ट सेंसस पे एक मैंने क्वेश्चन बना दिया है। फिर इंटरकास्ट फैक्शंस है क्लास के अंदर ही, एंड इसके लिए गवर्नमेंट ने बनाया था रोहिणी कमीशन फॉर सब कैटेगराइजेशन। फिर कास्ट बेस्ड इश्यूज क्या चल रहे हैं हमारा? वायलेंस, जैसे एनसीआरबी की रिपोर्ट में बताया, ऑनर किलिंग होती है, लिंचिंग होती है, मैनुअल स्कैवेंजर्स हो रही हैं। सो ये सब है हमारे ऑनगोइंग कास्ट बेस्ड इश्यूज। फिर फ्लूइडिटी किस लिए आ गई? अर्बन एनोनिमिटी एजुकेशन की वजह से। मेट्रो प्लेसेस में जाएं, वर्क प्लेसेस पर जाएं, तो वहां पर हम पूछते थोड़ी हैं किसी की कास्ट क्या है। तो कास्ट न्यूट्रल जॉब्स आ गई हैं प्रोफेशनल स्फेयर्स में। हाउएवर, और इंटरकास्ट मैरिजेस अर्बन एरिया में बढ़ती जा रही है। ये भी उसने पूछा कि इंटरकास्ट मैरिजेस क्यों बढ़ रही हैं। सो इंटरकास्ट मैरिजेस हमारी इंक्रीज हो रही हैं। इसमें वी कैन ऑलवेज राइट द एग्जांपल ऑफ प्यू सर्वे। ठीक है, हाउएवर इंटरकास्ट मैरिजेस अभी भी लिमिटेड हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्यू सर्वे जो हुआ था, उसमें 64% इंडियन स्टिल प्रेफर्ड मैरिंग विद इन योर ओन सेम कास्ट एंड रिलीजन। फिर क्या है? एंड्रे बेटल ने दिया है कास्ट क्लास डिस्टिंक्शन। सो इसमें क्या है कि कास्ट की जगह क्लास इंपॉर्टेंट होती जा रही है। अब वो ये नहीं देख रहे कि उसकी कास्ट क्या है, वो देख रहे हैं उसकी क्लास क्या है। क्या वो हमारी क्लास का है, हमारी लेवल का है, मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, हाई क्लास है? ठीक है, तो these parameters have become more important rather than just caste. सो ये सब चीजें समझ लेना, कास्ट की रेलेवेंस समझ लेना, किस लिए है? पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के लिए है। एंड आज भी कास्ट बेस्ड मैट्रिमोनियल साइट्स, मैरिजेस, कास्ट एसोसिएशन, इकोनॉमिक स्फेयर, पॉलिटिकल स्क्वायर, हर जगह पर कास्ट है। हाउएवर चेंजेस आ रहे हैं मॉडर्नाइजेशन की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से, एजुकेशन की वजह से फ्लूइडिटी होती जा रही है। बट फिर हम लिखेंगे कि हाउएवर ये सब तो हो रहा है, डिस्पाइट दैट इट हैज शोन अ
resilience and still remains a hegemonic force. And politics से related आए तो you can always write कि caste shapes the mosaic of Indian politics. Understood? Clear? तो अब इसका solution क्या होगा? हमें tackle क्या करना है? जो discriminatory aspect of caste system है उसे हमें tackle करने की जरूरत है as it has become a threat to social and moral fabric. तो ये हम conclusion में लिख सकते हैं कि जो discriminatory aspect of caste system है it has become a threat to हमारा social and moral fabric. Hence इसे address करने की जरूरत है to achieve the values of justice, equality, fraternity enshrined in the preamble. तो ये सब values हमारी लिखकर आया करो society के आंसर में. ठीक है, स्कोप रहता है लिखने का. बाकी हमारे जो जुमले हैं वो लिखने होते हैं. एक भारत श्रेष्ठ भारत, शांति एकता सद्भावना, सर्वधर्म संभव, दे आर इम्पोर्टेंट. अब देखो क्वेश्चन देख लेते हैं. क्या पूछा उसने कि इंटरकास्ट मैरिजेस बिटवीन कास्ट which have socio-economic parity have increased to some extent, but this is less true with regards to inter-religious marriages. So क्या क्वेश्चन है? इंटरकास्ट मैरिजेस जिसमें सोशो इकोनॉमिक पैरिटी है इंक्रीज हो चुकी है, बट दिस इज लेस ट्रू इन इंटर रिलीजियस. तो क्यों ऐसा हो रहा है? तो पहले हम बता सकते हैं कि जो हमारा मैरिज सिस्टम है इंडिया में वो क्या है? इट इज बेस्ड अपॉन सोशल स्ट्रक्चर्स लाइक रिलीजन एंड कास्ट. तो मैं दोनों को एक साथ इसमें एड्रेस कर रहा हूँ कि इट इज बेस्ड अपॉन रिलीजन एंड कास्ट. तो वाइल इंटरकास्ट मैरिजेस बढ़ गई है पर्टिकुलरली सोशो इकोनॉमिक सिमिलैरिटीज की वजह से, हाउएवर इंटर रिलीजियस अभी भी लिमिटेड है. डिस्कस है तो बताना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा. ठीक है, तो पहले हम इंटरकास्ट को बता देंगे कि वो क्यों इंक्रीज होती जा रही है. सो उसका प्राइमरी रीजन क्या है? सोशो इकोनॉमिक जो उसने बोला वही सबसे बड़ा प्राइमरी रीजन है कि सोशो इकोनॉमिक कंपैटिबिलिटी बढ़ती जा रही है. ठीक है, अर्बनाइजेशन, एजुकेशन, इनकम लेवल्स, तो वो सब कास्ट डिफरेंसेस को ओवरकम कर जाते हैं. ऐसे ही लीगल इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट से, जैसे इंटरकास्ट मैरिजेस को प्रमोट करवाती है गवर्नमेंट. एंड और क्या रीजन है? अर्बनाइजेशन. क्या हुआ इसकी वजह से? एनोनिमिटी आ गई. सो लव मैरिजेस हो गई एटसेट्रा. इन सब की वजह से क्या हुआ? इन सब की वजह से कास्ट उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रही, इंटरकास्ट मैरिजेस होने लग गई, तो वो थोड़ा सा डाइल्यूट हो गया. ठीक है, तो ये हम प्राइमरीली लिखेंगे किस लिए इंटरकास्ट मैरिजेस बढ़ रही है. एंड इसके बाद हम लिखेंगे कि हाउ इंटर रिलीजियस मैरिजेस लैग बिहाइंड. तो क्यों हमारी इंटर रिलीजियस मैरिजेस अभी भी नहीं हो रही कंपेयर टू कास्ट? बिकॉज क्या है रिलीजन में, रिलीजियस इंटर रिलीजियस मैरिजेस में अभी भी सोशल स्टिग्मा है, टैबूज हैं. फिर जो हमारे पोलराइजेशन नरेटिव्स होते हैं जैसे कि लव जिहाद एक्सेट्रा, तो वो डिस्करेज करते हैं. ठीक है, फिर उसके अलावा क्या है? हमारा लीगल बैरियर. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें. तो हमारा जो स्पेशल मैरिज एक्ट है ना, उसके अंडर हमें रजिस्ट्रेशन करवानी होगी मैरिज की एंड पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा. तो वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट. तो वो फर्दर डिस्करेज करता है कि सोसाइटल बैकलैश होगा, तो इसलिए कोई जरूरत नहीं है. इसीलिए क्या करो, कन्वर्ट कर कर फिर करते हैं. उसके अलावा क्या इशू है? इंस्टीट्यूशनल इंसेंटिव. जैसे यहाँ पर तो मिल रहा था बट इसमें कोई मेजर ऐसी स्कीम नहीं है. ठीक है, तो उसी लाइंस पर हम लिखेंगे कि वाइल इंटरकास्ट बढ़ रही है, इंटर रिलीजियस स्टिल रिमेन लो. हाउएवर सुप्रीम कोर्ट की इसमें जजमेंट भी लिख सकते हो. राइट टू लाइफ का है, राइट टू प्राइवेसी का है, पर्सनल लिबर्टी का मामला है. एंड सोसाइटी इवॉल्व हो रही है, उसके अलॉन्ग विद दैट इसके बियॉन्ड भी हमें इवॉल्व होने की जरूरत है. So marriage is a union of hearts, union of ideas. ऐसा कर कर you can write the conclusion. फिर है why is caste identity in India both static as well as fluid. तो ये हम सिमिलर चीज पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि स्टैटिक और फ्लूइड क्यों है, तो वही चीज हमें बतानी है. ठीक है, तो स्टैटिक किस लिए है? प्राइमरली यही रीजन है हमारे स्टैटिक के. क्यों? हेरिडिटरी स्टेटस, बर्थ बेस्ड ही हो चुकी है ये. फिर रिचुअल हिरार्कीज अभी भी एग्जिस्ट करती हैं, स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेशन अभी भी होता है, जैसे कास्ट बेस्ड वायलेंस कितने सारे विलेजेस में भी होती है. तो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल्स लिखकर आने पड़ेंगे साथ में. ठीक है, जैसे एनएफएचएस का, प्यू सर्वे का डेटा लिख सकते हो कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल स्टिल मैरी विद इन देयर कास्ट एंड आज भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कास्ट बेस्ड वायलेंस हो रही है. फिर जो प्रिंसिपल ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन है, इंटरकास्ट इंटर डाइनिंग, वो अभी भी नहीं हो रहा. टेम्पल एंट्री पर भी कई जगह रिस्ट्रिक्शंस है. सो ये लिख देंगे. फिर फ्लूइड आइडेंटिटी कैसे है उसके बता देंगे, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, आइडेंटिटी असर्शन की वजह से.
फिर संस्कृताइजेशन, एजुकेशन, तो यहाँ हमने जो पॉइंट्स देखे थे ना, वही हम लिखने पड़ेंगे। ठीक है? अर्बनाइजेशन से एनोनिमिटी आ रही है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ अफर्मेटिव एक्शन इन्हें शेप कर रही हैं। तो यही सब चीज़ें हमें लिखनी पड़ेंगी और ये कास्ट बेस्ड इश्यू जो मैनुअल स्कैवेंजिंग एटसेट्रा है, उसको भी इसमें लिख देना और ऑनर किलिंग इसको कास्ट वाले में लिख कर आना स्टैटिक में। सिंपल सी चीज़ है, दोनों पार्ट एड्रेस कर देंगे। फिर ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या कास्ट हैज लॉस्ट इट्स रेलेवेंस इन अंडरस्टैंडिंग द मल्टीकल्चरल इंडियन सोसाइटी? सो व्हाट डू यू थिंक? सो दोनों साइड दिखानी पड़ेंगी। सो पहले बता दो कास्ट क्या है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट इन मल्टीकल्चरल इंडियन सोसाइटी, एंड उसके बाद हम चले जाएंगे कि कास्ट हैज लॉस्ट इट्स रेलेवेंस। इस सब पार्ट को वी विल एड्रेस कि कैसे उसने कैसे इट हैज लॉस्ट द रेलेवेंस, तो उसको हम एड्रेस करेंगे। कैसे हो गया? अर्बनाइजेशन की वजह से, मोबिलिटी की वजह से, एनोनिमिटी हो गई, एजुकेशन हो गई। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स हैं। फिर इंटरसेक्शनल आइडेंटिटीज बन चुकी हैं, तो ये हम बताएंगे पहले कि ये सब फैक्टर्स की वजह से है कि इट हैज लॉस्ट रेलेवेंस टू सब एक्सटेंट। ठीक है, इसमें से पॉइंट्स उठा लेना यहां से। हाउएवर कास्ट स्टिल रिमेन्स अ हेजिमोनिक फोर्स, तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि दो कास्ट सिस्टम हैज शोन इमेंस रेजिलियंस despite the changes it has shown immense resilience and it still remains a hegemonic force, तो ये लिखना पड़ेगा। so इसीलिए it has still remains a hegemonic force and yes वो अभी भी continue हो रही है, it has not lost its relevance। क्यों? वही सारे points कि persistent social hierarchies हैं, कास्ट इन्फ्लुएंस करती है मैरिज एटसेट्रा को। फिर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन में देख लो, कास्टिसाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। फिर मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्सेट्रा का एग्जांपल लिख कर दिखा सकते हैं। आइडेंटिटी असर्शन हो रही है कास्ट बेस्ड, जैसे कौन सी है वो, भीम से ना, है ना, तो लिख दो एग्जांपल में। फिर राइज ऑफ ओबीसी पॉलिटिक्स, मंडल एंड हमारा जाट मराठा रिजर्वेशन। सो ये सब चीजें क्या दिखा रही हैं? ये दिखा रही है कि इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग। ऐसे ही कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इज स्टिल कंटिन्यूइंग, कास्ट बेस्ड वायलेंस हो रहे हैं। सो ये सारे फैक्टर्स हम लिखकर बता देंगे कि यस इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग। दस कंक्लूजन में बता देंगे कि जो डिस्क्रिमिनेटरी एस्पेक्ट है इट बिकम्स अ थ्रेट और इसको हमें टारगेट करने की जरूरत है। ठीक है, एंड हमारी सोसाइटी में इट स्टिल रिमेन्स एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। सिंपल सी चीज है, बस इसी पर्सपेक्टिव से हमें इसको समझना है कास्ट को। देखो ये बिल्कुल सिमिलर सिमिलर क्वेश्चन उसने पूछा है, बस थोड़ी सी उसकी वर्डिंग चेंज कर दी, तो इसी बेसिस पर वी कैन आंसर दिस वन। ठीक है, डिबेट द इशू वेदर एंड हाउ कंटेम्प्रेरी मूवमेंट्स फॉर assertion of Dalit identity work towards annihilation of caste. Now you can very well answer this question. How contemporary movements for assertion of Dalit identity works towards annihilation of caste. तो हमारी जो contemporary movements हैं दलित आइडेंटिटी assertion कर रही हैं, वो कैसे टारगेट कर रही हैं annihilation of caste? तो बोल दो जो हमारे ट्रेडिशनल कास्ट स्ट्रक्चर्स हैं उनको वो चैलेंज कर रही हैं। अंडरस्टूड? यहां से पॉइंट उठाकर ले आना, बट एट द सेम टाइम एनिहिलिएशन नहीं हो रहा कास्ट का। जो पर्पस उनका अचीव करना था एनिहिलिएशन कास्ट का, दैट इज नॉट हैपनिंग। सो जो कास्ट हियरार्कीज हैं, जो हमारा कास्ट का रोल है वो फर्दर स्ट्रेंथन होता जा रहा है, वो चीज भी हमें लिखकर बतानी पड़ेगी। ठीक है, सो उस बेसिस पर यू कैन राइट दिस आंसर। नाउ इस बार कास्ट सेंसस टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो हमारा 2027 में अब सेंसस होने वाला है, जो नेक्स्ट सेंसस की हमारी फिगर आने वाली है बेस्ड अपॉन 2027, उसमें गवर्नमेंट हैज इंक्लूडेड कास्ट। तो उस पर आई हैव प्रिपेयर्ड अ क्वेश्चन एंड मॉडल आंसर्स, यू कैन स्टडी इट कि द इंक्लूजन ऑफ कास्ट इन 2027 सेंसस मार्क्स अ सिग्निफिकेंट स्टेप्स टुवर्ड्स एविडेंस बेस्ड सोशल जस्टिस। तो अब वो पूछेगा कि क्रिटिकली एनालाइज करो इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी कास्ट सेंसस की। तो पहले हम बता सकते हैं कास्ट सेंसस कंडक्ट करवाएंगे, करंट से उसको लिंक कर दिया इंट्रोडक्शन को। फिर अब इशू क्या था? इशू ये था कि जो हमारा सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ उसका डेटा पब्लिश ही नहीं किया, एंड वो वॉलेंटरी था। इट वॉज नॉट कंडक्टेड अंडर द सेंसस एक्ट, वो वॉलेंटरी था, इसीलिए ना डेटा पूरा है ना वो डेटा पब्लिश किया गवर्नमेंट ने। ठीक है, इसीलिए मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज बोल रही थी कि डिसीजन मेकिंग के लिए, सोशल जस्टिस के लिए हमें कास्ट सेंसस करवाओ।
सो इसीलिए मोदी जी ने डिसाइड किया कि करवाएंगे। बट बेनिफिट्स है, मोदी जी ने किया तो कुछ सोच कर ही किया होगा, सो हमें बेनिफिट्स सोचने पड़ेंगे इसके। तो बेनिफिट्स क्या होंगे? डेटा बैक्ड फ्रेमवर्क मिलेगा, रीशेप कर पाएंगे सोशल जस्टिस पॉलिसीज को, वेलफेयर प्लानिंग को एंड अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज को। सो क्या नीड है कास्ट सेशन की? तो हमारा डेटा डेफिसिट है पॉलिसी मेकिंग में, मंडल कमीशन के बाद का क्लियरली डेटा है ही नहीं हमारे पास। उसके बाद अच्छी टारगेटिंग होगी वेलफेयर डिलीवरी की, जो हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो जो रियल नीडी है उन तक पहुंच पाएगी। ट्रांसपेरेंसी आएगी सोशल जस्टिस में। क्यों? बिकॉज रोहिणी कमीशन गवर्नमेंट ने बनाया था, तो ये लिख कर आना रोहिणी कमीशन ऑन सब कैटेगराइजेशन की पर्टिकुलर कुछ एलीट क्लास हैं, कुछ कास्ट हैं जो सारे बेनिफिट्स गैदर कर रही हैं, तो उनको एक्सक्लूड करने के लिए सब कैटेगराइजेशन करने की जरूरत है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर करेक्टिंग इनइक्विटीज इन रिप्रेजेंटेशन, वही पॉलिसीज में, वेलफेयर टारगेटिंग में। फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट भी है, डीपीएसपी हो गया, हमारे फंडामेंटल राइट्स हो गए, तो उसमें क्या लिखा हुआ है? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को एम्पावर करो। ठीक है। फिर क्या बेनिफिट होगा? डेमोक्रेटिक इंक्लूजन हो जाएगी। सिंपल। तो इसी बेसिस पर हमें इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि टारगेटेड डिलीवरी हो पाएगी, एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, डेटा बेस्ड फ्रेमवर्क होगा हमारा, सोशल जस्टिस में ट्रांसपेरेंसी आएगी। इसके बेसिस पर हमें पॉइंट्स लिखने होते हैं। नाउ कंसर्न एंड चैलेंजेस क्या होंगे इसमें? डेटा का मिसयूज, पॉलिटिसाइजेशन होगी, ऑब्वियसली होगी ही होगी। फिर क्या होगा? मेथोडोलॉजिकल ऑपरेशनल इश्यूज आ जाएंगे, कैसे इतना सारा डेटा एक्यूरेटली प्रेजेंट करना। एंड फिर जो सबसे बड़ा इशू, इट में फर्दर री इन्फोर्स द कास्ट आइडेंटिटी। तो क्रिटिक्स यही आर्ग्यू करते हैं, इट एंट्रेंचेस रादर देन डिसमेंटल्स द कास्ट कॉन्शियसनेस। जैसे ये था यहाँ पर जो मूवमेंट्स हो रही थी असर्शन ऑफ आइडेंटिटी, उसमें भी यही था। तो वो खत्म नहीं कर पा रहे कास्ट, इट इज फर्दर स्ट्रेंथनिंग इट। ठीक है। फिर कंक्लूजन में लिख देंगे हम क्या कि दो इट इज अ पिवटल स्टेप्स टुवर्ड्स सोशल जस्टिस डेटा बैक फ्रेमवर्क, हाउएवर हमें सेफगार्ड की जरूरत है एंड वी हैव टू इंश्योर इससे एम्पावर हो मार्जिनलाइज रादर देन डीपनिंग डिविजन्स। ठीक है। तो सेफगार्ड पॉलिटिकल मेच्योरिटी के साथ वी हैव टू एक्ट एंड वी हैव टू इंश्योर दैट दिस एक्सरसाइज एम्पावर्स द मार्जिनलाइज रादर देन डीपनिंग डिविजन्स। बस। सो प्लीज प्रिपेयर कर लेना ये क्वेश्चन। डन हो गया अब कास्ट। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक अर्बनाइजेशन में। अर्बनाइजेशन होता क्या है? नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन? इट इज द इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज। अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए, हमें एसडीजी अपना यहाँ पर यूज करना होता है। अंडरस्टूड? सो इंट्रोडक्शन में कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं? सिटीज ग्रो विद पीपल, दे आर मेड ऑफ ड्रीम्स, एस्पिरेशंस एंड अपॉर्चुनिटीज। अर्बन एरियाज आर कंसिडर्ड एज इंजन्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सो इससे यू कैन स्टार्ट जुमले से अपना आंसर ऑन अर्बनाइजेशन। फिर अब इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आती है। सबसे ज्यादा उसमें इंपॉर्टेंट है हमारी, एक तो यूएन की वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट, या फिर यूएन हैबिटेट भी लिख दोगे तो चल जाएगा। बस मुझे ये डेटा लिखकर दिखाना होता है कि अकॉर्डिंग टू यूएन रिपोर्ट, स्पेसिफिक लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू रीच 41% 2030 तक एंड 50% बाय 2050। सो कोई भी क्वेश्चन आएगा जहां पर अर्बनाइजेशन की बात होगी, सो वहां पर यू कैन ऑलवेज मेक दिस ग्राफ। ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू सेंसस हमारी अर्बन पॉपुलेशन थी 31% थी अप्रोक्सीमेटली, एंड ये चली जाएगी 50% बाय 2050। नाउ अर्बनाइजेशन से और क्या हो रहा है? सिटीज कंज्यूम 78% ऑफ हमारी एनर्जी एंड दे प्रोड्यूस मोर देन 60% ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। फिर अगर अब ग्लोबली अगर हम बात करें, सो 55% वर्ल्ड की पॉपुलेशन लिव्स इन अर्बन एरियाज विच इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू 68% बाय 2050। सो इन डेटा एंड फैक्ट्स को यू कैन यूज इन योर आंसर एंड ये ग्राफ बना देना। नाउ व्हाट आर द प्रॉब्लम्स? अर्बनाइजेशन क्या है सिलेबस? अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम्स एंड रेमेडीज। तो दोनों चीजें पढ़नी है, प्रॉब्लम्स एंड रेमेडीज। सो सबसे पहले प्रॉब्लम्स। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स? प्रॉब्लम्स के लिए आई हैव ऑलरेडी मेड अ निमोनिक। एमसीडी सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट होता है ना, एसडब्ल्यूटीपी। सो बस वो याद रखना। सो अर्बनाइजेशन कौन हैंडल करता है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैंडल करती है, तो दिल्ली में होती है एमसीडी। तो उसी के बेसिस पर आई मेड दिस निमोनिक। तो जब भी अर्बनाइजेशन के इश्यूज होंगे तो याद रख लेना एमसीडी सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है। तो ये डायरेक्टली अर्बनाइजेशन से ही लिंक निमोनिक है, हमेशा याद रहेगा। सो क्या है? व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद अर्बनाइजेशन? सबसे पहले हमारा एम से मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट। सो दैट इज इम्प्रॉपर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। लैंडफिल्स हैं हमारी, मल्टीपल लैंडफिल्स होती हैं,
एंड हमारा जो सॉलिड वेस्ट है दैट इज नॉट एडिकेटली बीइंग प्रोसेस्ड, बीइंग मैनेज। तो रफली 62 मीट्रिक टन पर ईयर हम करते हैं एंड ओनली 20% इज ट्रीटेड। सो ओनली 20% हमारा सॉलिड वेस्ट इज बीइंग ट्रीटेड। कलेक्ट तो कम होता है एंड ट्रीट और भी ज्यादा कम होता है। कलेक्शन इज समवेयर अराउंड 40-50%, द ट्रीटमेंट इज ओनली फॉर 20%। फिर सी से क्या होता है, राइज इन क्राइम रेट्स एज शोन बाय एनसीआरबी का डेटा में अर्बन एरियाज में क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट डी, अर्बन डिजास्टर्स जैसे कि अर्बन फ्लडिंग, हीट वेव्स बिकॉज ऑफ अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, बिल्डिंग कोलैप्स हो रही है, फ्लाईओवर कोलैप्स हो रहे हैं, पुणे में फ्लाईओवर कोलैप्स हो गया। ऐसे ही ओआरएन में वी ऑल नो बेसमेंट फ्लडिंग, होटल फायर्स। फिर मुंबई में अर्बन फ्लड्स हर साल आते हैं, दिल्ली में हर साल आ रहे हैं, कोलकाता में फ्लाईओवर कोलैप्स हो गया और विजाग में गैस लीक हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब अर्बन डिजास्टर्स होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव इनएडिकेट वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। तो डब्ल्यू से हो गया हमारा वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। व्हाट इज दिस कि अवर सिटीज आर फेसिंग वाटर स्ट्रेस, चेन्नई वाटर क्राइसिस, बेंगलुरु वाटर क्राइसिस। तो ग्राउंड वाटर रिजर्व्स हैं वो डिप्लीट होते जा रहे हैं। उसका रीजन क्या है, जो हमारे ट्रेडिशनल वाटर रिजर्वॉयर्स हैं उनको इंक्रोचमेंट हो रही है, सो ग्राउंड वाटर हमारा रिचार्ज नहीं हो पाता एडिकेटली। फिर एस से यहाँ पे था प्रोलिफरेशन ऑफ स्लम्स। 17% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन स्लम्स में रहती है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। सेंसस का एग्जैक्ट डेटा है, तो सेंसस 2011 लिख कर रखना कि अप्रोक्सीमेटली 17% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन लिव्स इन स्लम्स, 65 मिलियन पीपल। एग्जाम्पल लिख दो, धारावी इन मुंबई, एंड दिल्ली में भी एक है ना कठपुतली कॉलोनी, बहुत सारी हैं वैसे तो। फिर आता है हमारा एस हो गया, डब्ल्यू हो गया। नाउ टी से होता है हमारा ट्रांसपोर्ट। सो इनएडिकेट अर्बन ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, कंजेशन, लैक ऑफ पार्किंग स्पेस, ओवर क्राउडेड ट्रेन। अब मुंबई में क्या हुआ, ट्रेन एक्सीडेंट, यही हुआ, ओवर क्राउडेड ट्रेन थी। सो इनएडिकेट अर्बन ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है हमारे पास। फिर अपार्ट फ्रॉम दैट लास्ट चीज इज इंक्रीजिंग पोल्यूशन। दिल्ली ईयर ऑन ईयर रिकॉर्ड बना रही है एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी। सो यूएन हैबिटेट की रिपोर्ट ने भी बोला है दैट सिटीज कंट्रीब्यूट मोर देन 60% टू ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस। एंड ये जो दिल्ली वाली रिपोर्ट है वो है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। तो बहुत ही सिंपल अच्छे पॉइंट्स हैं एंड इस निमोनिक के बेसिस पर इनको याद कर सकते हो। प्रायोरिटी ऐसे लिख लेना, water supply and sanitation, proliferation of slums, improper solid waste management, urban disaster, rising crime rates, transport infrastructure, pollution। क्लियर। अब मुझे सॉल्यूशन सोचने हैं, रेमेडीज सोचनी है। तो प्रॉब्लम्स ये है मेरी, इन्हीं को मैं ऑपोजिट कर दूंगा, मुझे अपनी रेमेडीज मिल जाएंगी, सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। सो दिस इज हाउ यू विल हैव टू राइट। अर्बनाइजेशन की रेमेडीज क्या है, सबसे पहले प्लान्ड अर्बन डेवलपमेंट करने की जरूरत है, प्रमोट करो सैटेलाइट टाउन। अब ये कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, उन कीवर्ड्स को रेड वाले जो मांगते हैं प्लीज अच्छे से पढ़ लेना। सो सैटेलाइट टाउन्स हमें प्रमोट करने की जरूरत है, जैसे ढोलेरा स्मार्ट सिटी, नवी मुंबई, फिर दिल्ली के अराउंड भी एनसीआर में बिल्ड कर रहे हैं। फिर इंक्लूसिव अर्बन प्लानिंग की जरूरत है, अफोर्डेबल हाउसिंग एंड स्लम रिहैबिलिटेशन करो। जैसे एग्जांपल कौन सी स्कीम से कर रहे हैं, पीएम आवास योजना हो गई जिसमें इन सीटू स्लम डेवलपमेंट का है एक फीचर। अपार्ट फ्रॉम दैट कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज। तो जब भी ये कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज कहीं पर भी पॉइंट आता है, हमेशा ब्रैकेट में आगे डालकर लिख देना सेकेंड एआरसी, ठीक है। सो सेकेंड एआरसी ने ही हमेशा कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज की बात करी है। सो प्लीज इसे लिखकर आ जाना। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो राइट 15th फाइनेंस कमीशन। सो अर्बन लोकल बॉडी से रिलेटेड सेकेंड एआरसी ने भी बोला है, 15th फाइनेंस कमीशन ने भी बोला है, बिकॉज उसने हमारी जो ग्रांट्स दी है ना आगे, वो ग्रांट्स हमारी इसी बेसिस पर उसने कंडीशनल ग्रांट्स भी एडवोकेट करी थी 15 फाइनेंस कमीशन ने। सो उसने भी वो एम्फेसाइज किया है फॉर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पर। फिर क्या है, हमें लोकल गवर्नेंस रिफॉर्म्स की जरूरत है। तो फिर वही जो आता है हमारा गवर्नेंस में भी 3Fs, डिवॉल्व करो 3Fs, फंड्स, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज। अपार्ट फ्रॉम दैट कम्युनिटी एंगेजमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट, कम्युनिटी एंगेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल जनमैत्री सुरक्षा, कम्युनिटी पुलिसिंग। ऐसे ही चेन्नई का है एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, सिटी ऑफ 1000 टैंक्स प्रोजेक्ट, तो ये लिख कर आना। सो इसमें सिटी ऑफ 1000 टैंक्स में क्या है, क्लाइमेट रेजिलियंट सिटीज बनानी है, हमें ग्राउंड वाटर रिचार्ज करवाना है। सो उसके लिए वही कर रहे हैं कि लीनियर फ्लो की जगह सर्कुलर फ्लो ऑफ वाटर पर फोकस करेंगे, रिसाइकिल करेंगे,
एंड जो हमारे रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो करेंगे, वेस्ट वाटर करेंगे, लोकलाइज तरीके से उसको ट्रीट करेंगे, वही सारे इसमें फीचर है। तो सिटी ऑफ 1000 टैंक्स प्रोजेक्ट है एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट इज वन ऑफ द कॉम्पोनेंट उसमें। फिर टेक्नोलॉजी लेवरेज करो, रूरल डेवलपमेंट फंडिंग के लिए म्यूनिसिपल बॉन्ड्स लेकर आओ, एंड हमारा व्हीकल शेयरिंग सिस्टम्स प्रमोट करो, जैसे ओला उबर। अब ये किसने बोला है, इसके आगे लिख देना एज पर नीति आयोग। तो मेरी नीति आयोग भी आ जाएगा, सेकंड एआरसी फाइनेंस कमीशन भी आ जाएगा इसमें। बस लिख दो पॉइंट और ब्रैकेट में बोल दो कि उसने बोला है। फिर आता है हमारा सस्टेनेबल अर्बन मोबिलिटी पे फोकस करने की जरूरत है, जैसे रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम हो गया, मेट्रो रेल हो गई, फिर नमो भारत ट्रेन, पीएम ई बस सेवा योजना, एंड लास्टली क्लाइमेट रेजिलियंट सिटीज एंड डेवलपमेंट चलानी है हमें। उसके लिए हमें क्या करने हैं, कुछ इनिशिएटिव्स ले सकते हैं। जैसे अब ये केस स्टडी है, जैसे चाइना का स्पॉन्ज सिटीज इनिशिएटिव्स, अर्बन फ्लड्स के लिए इसे करने की जरूरत है हमारी। ऐसे ही इंदौर ने भी यही सिमिलर प्लान लॉन्च किया है, स्पॉन्ज सिटीज इनिशिएटिव। फिर अर्बन फॉरेस्ट्री के लिए, नेचुरल फॉरेस्ट्री के लिए मियावाकी टेक्निक। तो ये कीवर्ड्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो हमारे चैलेंजेस थे उन्हीं के ही सोल्यूशन है कि प्लान अर्बन डेवलपमेंट करो, कैपेसिटी बिल्डिंग करो, फिर कम्युनिटी को एंगेज करो, फंडिंग दिलवाओ उन्हें, सस्टेनेबल मोबिलिटी पर जाओ, ठीक है, एंड क्लाइमेट रेजिलियंट सिटीज बनाओ, ऐसे करके। तो ये सारी रेमेडीज इंपॉर्टेंट है एंड इनके जो अच्छे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, रेड से हाईलाइट किए हुए हैं, प्लीज उन्हें अच्छे से पढ़ लेना। यही सॉल्यूशंस हैं अर्बनाइजेशन के चैलेंजेस के। नाउ इससे रिलेटेड इनिशिएटिव्स बाद में लास्ट में 15 मार्कर है, तो यू कैन ऑलवेज मेक हब एंड स्पोक एंड लिख सकते हो कि इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए हैं गवर्नमेंट ने, ठीक है। एंड कंक्लूजन कैसे करनी है अर्बनाइजेशन की, कि टाइम हैज नाउ कम टू फॉर्ज अ न्यू मॉडल ऑफ अर्बन डेवलपमेंट दैट लीड्स टू सेफ, इंक्लूसिव, रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल सिटीज, एसडीजी 11। तो हमेशा अर्बनाइजेशन के क्वेश्चन में एसडीजी 11 डाल कर आना। व्हाट इज एसडीजी 11? टू मेक सिटीज सेफ, इंक्लूसिव, रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल। तो वही है, वही एग्जैक्ट उससे मैच कर कर ये बनाई हुई है कि हमें ऐसा मॉडल बनाने की जरूरत है विच लीड्स टू दिस अल्टीमेटली एसडीजी 11। फॉर इंडिया टू शाइन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिटीज इज नेसेसरी। ठीक है, अंडरस्टूड। एंड ये कीवर्ड्स यूज कर लेना अपने आंसर्स में, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, मियावाकी टेक्निक, अर्बन पुअर्स। और क्या चैलेंजेस हैं जो हमारे ये आ रहे हैं, जैसे पेंडेमिक में भी देखो हुआ था अर्बनाइजेशन ऑफ पेंडेमिक्स, फिर अर्बन पुअर, यही सारी चीजें हैं। नाउ अर्बन कॉमन्स, हमारे कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बाकी हमारी कॉमन स्पेसेस होती हैं, एवरीथिंग कम्स अंडर अर्बन कॉमन्स। सो इन्हें ठीक से मैनेज करना अर्बन कॉमन्स को इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं इसके बाद इनके पीवाईक्यूज देख लेते हैं। So, why do large cities tend to attract more migrants than smaller towns? Discuss in the light of conditions in developing countries. So, ऐसे क्वेश्चंस में इन द लाइट ऑफ जब भी आता है ना, तो पहले यहाँ पर बताना पड़ेगा कि कंडीशंस क्या है डेवलपिंग कंट्रीज की, क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है। सो एक ब्रीफ इंट्रो में यू कैन ऑलवेज टेल व्हाई डू लार्ज सिटीज टेंड टू अट्रैक्ट मोर माइग्रेंट्स एंड स्मॉलर टाउन। तो हम बता सकते हैं कि इन द डेवलपिंग कंट्रीज ऐसे ऐसे कंडीशंस होते हैं एंड देयर आर मेन हमारे पुश एंड पुल फैक्टर्स रहते हैं। जब भी माइग्रेशन की बात होगी हमेशा ऑलवेज थिंक ऑफ पुश एंड पुल फैक्टर्स। पुश फैक्टर्स क्या है, विलेजेस स्मॉल टाउन से वो क्यों जा रहे हैं, एंड पुल फैक्टर्स क्या है कि ऐसा लार्ज सिटी में क्या है जो उन्हें पुल कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। सो ये पुश एंड पुल फैक्टर्स हमेशा इसी पर्सपेक्टिव से माइग्रेशन को सोचना, ठीक है। सो इन डेवलपिंग कंट्रीज में क्या होता है, लार्ज सिटीज हैव बिकम मैग्नेट्स फॉर माइग्रेंट्स, इसी वजह से। एंड हम पहले लिखकर बता देंगे कि वाई दे आर एबल टू अट्रैक्ट, तो दोनों ही रीजन है, पुश फैक्टर भी एंड पुल फैक्टर्स भी। अब उसने पर्टिकुलरली पूछा है कि वाई लार्ज सिटीज कंपेयर टू स्मॉलर टाउन। सो लार्ज सिटी में ऐसा क्या है जो स्मॉलर टाउन में नहीं है। सो डायरेक्टली पहले बता दो कि क्या है लार्ज सिटीज में क्या क्या बेनिफिट होंगे, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे दिल्ली हो गया, गुड़गांव हो गया, फरीदाबाद, पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद। अब यहाँ पर क्या है, इंडस्ट्रीज है, इकोनॉमिक एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, उससे क्या होगा, उनकी वेजेस ज्यादा मिलेंगी, उन्हें बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, सर्विस सेक्टर में, इंडस्ट्रीज में, इनफॉर्मल सेक्टर भी वहां पर ज्यादा रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज वहां पर ज्यादा अच्छी है, एजुकेशनल फैसिलिटीज हैं, बाकी इसमें हेल्थ केयर एक्सेट्रा सब कुछ आ जाएगा। फिर अपनी वहां पर उन्हें हायर वेजेस मिलेगी, इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलेगा, लाइफ स्टाइल इज कम्प्लीटली डिफरेंट जो कुछ लोगों को अट्रैक्ट करता है, एंड उनका कल्चर भी थोड़ा अलग हो जाता है।
अपार्ट फ्रॉम दैट जो माइग्रेंट्स होते हैं उनका वेल एस्टैब्लिश नेटवर्क होता है इन सिटीज में, जो उन्हें कंटिन्यूस सपोर्ट मिलता रहता है जिस वजह से। सो ये रीजन है, बिकॉज एक बंदा गया, उसकी फैमिली से कोई गया हुआ, उसका फ्रेंड गया हुआ, तो क्या है, सपोर्ट नेटवर्क बना रहता है वहां पर। सो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लार्ज सिटीज उन्हें अट्रैक्ट करती है। बेटर वेजेस, हायर इनकम्स, बेटर अपॉर्चुनिटीज, हेल्थ केयर, एजुकेशन, लाइफस्टाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज, ये सब चीजें बेटर हैं, इसीलिए वो वहां पर जाते हैं। ठीक है। एंड फिर हम लिख देंगे कि उनके जो स्मॉल टाउन्स और बाकी विलेजेस हैं वहां पर क्या इश्यूज रहते हैं, बिकॉज वहां पर क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज लेबर, एग्रीकल्चर का हाल देख लो, एंड लो वेजेस रहती है हमारी, सीजनल वर्क रहता है, फिर लो क्वालिटी हेल्थ एजुकेशन, सोशल इश्यूज, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, वही सारे रीजन की वजह से उन्हें वहां जाना पड़ता है। तो बिल्कुल सिंपल, ऐसे ही इसको हमेशा सोचना माइग्रेशन वाले क्वेश्चन को। ठीक है। फिर हम बता देंगे कि अल्टीमेटली हमें क्या करने की जरूरत है। तो अब ये जो माइग्रेशन हो रही है, इसे क्या हो रहा है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्ट्रेस पड़ रहा है, रीजनल इनइक्वालिटी बढ़ रही है, इसीलिए हमें स्मॉलर टाउन्स पे भी फोकस करने की जरूरत है, सैटेलाइट टाउन्स को हमें डेवलप करने की जरूरत है, उनकी सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पर भी हमें फोकस करना है। ठीक है। सो ऐसा कंक्लूजन लिखना पड़ेगा इसमें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डस अर्बनाइजेशन लीड्स टू मोर सेग्रीगेशन एंड मार्जिनलाइजेशन ऑफ द पुअर। अब जब ऐसे पूछता है ना, डज ये एनालाइज, अब इसमें यू हैव टू शो बोथ द पर्सपेक्टिव्स। पहले बताना पड़ेगा कि यस इट लीड्स टू मोर सेग्रीगेशन एंड मार्जिनलाइजेशन, फिर एक ऑल्टरनेट पर्सपेक्टिव भी दिखाना पड़ेगा। सो व्हाट डू यू थिंक, अर्बनाइजेशन से क्या होता है, डज इट लीड्स टू मोर सेग्रीगेशन? तो बोल सकते हैं हम कि अर्बनाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, ग्रोथ तो हो रही है, सिटीज इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ तो बनते जा रहे हैं, हाउएवर उसके साथ कुछ इश्यूज भी हैं। इसमें से सबसे बड़ा इशू है सेग्रीगेशन एंड मार्जिनलाइजेशन ऑफ अर्बन पुअर, जो एक मेजर कंसर्न बन चुका है, एंड इट इज हिंडरिंग इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ऑन दिस लाइंस हम इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। फिर क्या है, हम बताएंगे कि सेग्रीगेशन और मार्जिनलाइजेशन कैसे हो रही है, तो उसको क्लब भी कर सकते हो। एंड अब देखो, ऐसे क्वेश्चंस में एक पॉइंट के 3 पॉइंट जनरेट करने होते हैं, तो जितने मल्टीपल पॉइंट सोच सकते हो बिना रुके लिखते जाना बस। तो क्या है, कैसे सेग्रीगेशन हो रही है, स्पेशियल सेग्रीगेशन, उनके डेडिकेटेड स्लम क्लस्टर्स बन गए कि धारावी में अलग रहेंगे, एंड अपने सांता क्रूज में, बांद्रा में अलग अलग रहेंगे। ऐसे ही क्या हो रही है, स्पेशल सेग्रीगेशन हो रही है हमारी। फिर गेटेड कम्युनिटीज बन जाती हैं, तो वो क्या है, अर्बन मिडिल क्लास, एलीट क्लास, उनको कैटर कर रहा है, तो सोशो इकोनॉमिक सेग्रीगेशन हो गया गेटेड कम्युनिटीज की वजह से। फिर अपार्ट फ्रॉम दैट अगर देखें तो गवर्नमेंट की एक्सक्लूजनरी पॉलिसीज होती हैं, वो अर्बन जो हमारे एरियाज होते हैं, गेटेड एरियाज, उनको ज्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाते हैं। फिर देयर हैव बीन वायलेंस अगेंस्ट माइग्रेंट्स, एंड डिमोलिशंस एंड एविक्शंस हो रहे हैं बिना बताए, आज है कल नहीं है, डिमोलिश कर दिया, एविक्शन कर दिया। दिल्ली में देखो कितना ज्यादा एविक्शन और डिमोलिशन हो रहे हैं। ठीक है। सो गवर्नमेंट सपोर्ट ऐसे केसेस में पुअर को मिलना इज बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। फिर क्या इश्यूज है, मार्जिनलाइजेशन और कैसे हो रही है, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखो, इनका ज्यादा इनफॉर्मल वर्क है, कोई जॉब सपोर्ट नहीं है, अर्बन सर्विसेज में भी डेफिसिट है। ठीक है। और सोशल मार्जिनलाइजेशन भी हो रही है, अपार्ट फ्रॉम दैट गवर्नेंस डेफिसिट इज देयर। तो इस पर्सपेक्टिव से हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है। जो जो सारे पहले एंगल बताए हुए हैं, डायमेंशंस बताई हुई हैं, पूरे सोसाइटी के सिलेबस से लेकर आओ उन्हें अपने आंसर में। दिस इज हाउ यू कैन जनरेट पॉइंट्स। अंडरस्टूड। फिर आएगा कि हाउएवर इट ऑफन ऑल्सो लीड्स टू एम्पावरमेंट, अर्बनाइजेशन की वजह से जो पुअर हैं उनकी एम्पावरमेंट भी होगी, बिकॉज एडिशनल अपॉर्चुनिटीज उन्हें मिलेंगी, सर्विस सेक्टर हो गया और बाकी सारी चीजें हो गई। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कौन सी और, बेटर एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ये सब मिलेंगी एज इफ वी कंपेयर देम विद द रूरल एरियाज। प्लस गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स भी प्लान किए हैं, तो वो लिख देना कि जैसे पीएम आवास योजना हो गया, फिर हमारा जेएन नूर्म हो गया। सो इसकी वजह से उनकी कंडीशंस इंप्रूव भी हो रही हैं, गवर्नमेंट इज ऑल्सो फोकसिंग ऑन दैट। ठीक है। तो इस पर्सपेक्टिव से हमें इस आंसर को अप्रोच करना है। पहले बताएंगे कि यस मार्जिनलाइजेशन सेग्रीगेशन कैसे हो रही है, हाउएवर इट इज ऑल्सो लीडिंग टू देयर एम्पावरमेंट टू एन एक्सटेंट, बट अल्टीमेटली लिखेंगे कि दस हमें ऐसे मॉडल ऑफ अर्बनाइजेशन की जरूरत है जो इंक्लूसिव रहे, एक्सक्लूजनरी ना हो। एक्सक्लूजनरी होगा तो क्या होगा, सेग्रीगेशन, मार्जिनलाइजेशन और ज्यादा बढ़ता जाएगा। इसीलिए हमें एक राइट बेस्ड इंक्लूसिव अर्बन पॉलिसी चाहिए।
ठीक है, अंडरस्टूड। और एसडीजी 11 से भी वी कैन लिंक। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। So next question is, how is the growth of tier 2 cities related to the rise of new middle class with an emphasis on culture of consumption? तो अब क्वेश्चन देखो कैसा पूछा है उसने। टीयर 2 सिटीज की ग्रोथ को उसने लिंक किया है राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास विच इज लिंक्ड विद एम्फोसिस ऑफ कल्चर ऑफ कंजम्पशन। तो जब भी ये मिडिल क्लास कल्चर ऑफ कंजम्पशन की बात हो तो इसमें एग्जाम्पल सोचना साथ में, ठीक है, और रियल लाइफ एग्जाम्पल डालना कि स्विगी, जोमैटो, फास्ट फूड, फास्ट फैशन ट्रेंड्स, ये सारी चीजें अपने आंसर में डालकर दिखानी पड़ेंगी। अंडरस्टूड? सो प्लीज कीप दैट इन माइंड। अब टीयर 2 सिटीज क्या होती हैं? इफ यू डू नॉट नो द सेंसस की डेफिनेशन तो भी इस आंसर को अप्रोच कर सकते हैं। तो कैसे अप्रोच करना चाहिए? बस एग्जाम्पल के थ्रू बता दो। ये जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है ना, उसके एग्जाम उसी के साथ एग्जाम्पल्स ऐड ऑन कर कर बता दो कि टीयर 2 सिटीज जैसे कि हमारी इंदौर, सूरत हो गई, पुणे हो गई, वडोदरा हो गई, दे आर लिंक्ड टू सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड उसके साथ ही राइज हुआ है एंड दे आर लिंक्ड विद द हमारी कंजम्पशन ओरिएंटेड न्यू मिडिल क्लास। ठीक है, अंडरस्टूड। तो बताना है वो कि ये सिटीज ग्रो कर रही हैं, राइज कर रही हैं एंड इट इज लिंक्ड विद हमारा मिडिल क्लास विद एन एम्फेसिस ऑन कल्चर ऑफ कंजम्पशन। तो डायरेक्टली मैं उसी को ही इंट्रोडक्शन में एड्रेस कर दूंगा विद टीयर 2 सिटीज क्या होती हैं उसके एग्जाम्पल्स देकर। अब उसके बाद मुझे लिंकेजेस दिखाने पड़ेंगे कि हाउ इट इज लिंक्ड, क्या दोनों के बीच में एक कॉमन लिंक है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो क्या रिलेशनशिप है? राइज ऑफ व्हाइट कॉलर जॉब्स, एंटरप्रेन्योर एक्टिविटीज देखें, इंडस्ट्रीज देखें, जैसे सिटीज जयपुर, सूरत, इंदौर। अब यहाँ पर क्या है, ये सब इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट कर रही हैं, कुछ स्टार्टअप हब्स बन रहे हैं। तो क्या होगा, अगर ये होगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलेंगी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेगी तो क्या होगा, फर्दर मार्केट बढ़ेगी वहां पर, तो कंजम्पशन और ज्यादा इंक्रीज होगा, डिमांड इंक्रीज होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या क्या चीजें हो सकती हैं, और सोचो, ऐसे सोचना पड़ेगा। फिर अफोर्डेबल रियल एस्टेट या मॉडरेटली अफोर्डेबल रियल एस्टेट बोल सकते हैं कि कंपेयर टू दिल्ली और वो सारी जगहों, इन जगहों पर रियल एस्टेट इज कंपेरेटिवली अफोर्डेबल। इसीलिए मिडिल क्लास को ये ज्यादा सूटेबल लग रहा है एंड दे आर बाइंग प्रॉपर्टीज एंड दे आर लाइफस्टाइल अपग्रेड कर रहे हैं, वहां जाकर रह रहे हैं। फिर रिटेल एंड ई कॉमर्स में बूम आ रहा है, मॉल्स, शॉपिंग मॉल्स बन रहे हैं, मल्टीप्लेक्सेस बन रहे हैं। तो जो हमारा कल्चर ऑफ कंजम्पशन है, अब वो पॉइंट आ जाएगा। तो जो हमारा कल्चर ऑफ कंजम्पशन है, जैसे फास्ट फूड, फास्ट फैशन, स्विगी, जोमैटो, ये सब चीजें वहां पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है एंड विद द डेवलपमेंट ऑफ फर्दर मॉल्स, मल्टीप्लेक्सेस, तो वो सिटीज ग्रो कर रही हैं। ठीक है, तो जो जो चीजें मिडिल क्लास को चाहिए बेस्ड अपॉन कल्चर ऑफ कंजम्पशन, वो सारी उन्हें वो प्रोवाइड करवा पा रही हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। अपार्ट फ्रॉम दैट ई कॉमर्स हो गया, सोशल मीडिया हो गया, तो ये सारा हमारा कंज्यूमरिज्म जो हमारा इंटरनेट से आ रहा है वो वहां पर थ्राइव कर पा रहा है। क्लियर? नाउ कंपेयर करें इसको अगर हम टीयर 1 सिटीज से, सो वहां पर कॉस्ट ऑफ लिविंग टीयर 2 में इट इज मॉडरेट कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ लिविंग भी वहां पर ज्यादा है। अपार्ट फ्रॉम दैट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, सारी चीजें अब वहां पर अवेलेबल है। इसमें लिख सकते हो फॉर एग्जाम्पल उड़ान स्कीम हो गई और बाकी सब स्कीम्स है। सो फर्दर कनेक्टिविटी है, मार्केट है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हो रहे हैं एंड एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट है। उन सब की वजह से वहां पर हमारी जो न्यू मिडिल क्लास है बेस्ड अपॉन कंजम्पशन वो थ्राइव कर पा रही है एंड एज अ रिजल्ट हमारी सिटीज ग्रो कर रही हैं, टीयर 2 सिटीज। तो ये क्या हो गया, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया। ठीक है, जो जो चीजें सिटीज है वो उन्हें मिडिल क्लास को प्रोवाइड कर पा रही है एंड मिडिल क्लास फर्दर हेल्प कर रही है सिटीज को ग्रो करने में। सो दिस इज व्हाट इज बीइंग आस्क्ड कि कैसे उनकी ग्रोथ आपस में लिंक्ड है। अंडरस्टूड? क्लियर? सो यही जो हमारा अर्बन कंज्यूमरिज्म है, मिडिल क्लास को जो जो चीजें चाहिए वो सारी अवेलेबिलिटी है सिटीज में एंड इसी वजह से इकोनॉमिक स्फीयर हो गया, कल्चरल स्फीयर हो गया, रियल एस्टेट हो गया, ई कॉमर्स, मार्केट्स, मोबिलिटी, कनेक्टिविटी, वो सब प्रोवाइड हो रहे हैं एंड एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट इंसेंटिव्स दे रही है और सिटीज भी ग्रो कर रही है। सो दिस इज हाउ यू विल हैव टू राइट। तो ये पूरा एनालिटिकल क्वेश्चन है, कंप्लीटली एनालिटिकल क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन में यू विल हैव टू थिंक ऑन द स्पॉट।
ठीक है, पॉइंट्स जनरेट वहां पर ऐसे सोचकर करने पड़ेंगे। सो अच्छे से पहले क्वेश्चंस को पढ़ना, एनालाइज करना, उसके बाद आंसर लिखना उसका। अब देखो, ये क्वेश्चन देखो और ये क्वेश्चन देखो, कितना सिमिलर क्वेश्चन था। इट इज दिस इज व्हाई इट इज सेड कि पीवाईक्यू एनालाइज करना बहुत जरूरी है। What are the main socio-economic implications arising out of the development of IT industries? तो IT industries डेवलप हो रही हैं, उसके सोशो इकोनॉमिक implications क्या हैं? तो अब implications की बात हुई है तो we will have to show पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, दोनों दिखाने पड़ेंगे, तभी बेटर स्ट्रक्चर बन पाएगा आंसर का। और 15 मार्कर भी है, ठीक है। फिर ये देखो, द ग्रोथ ऑफ सिटीज एज IT हब्स हैज ओपन न्यू एवेन्यूज बट ऑल्सो क्रिएटेड न्यू प्रॉब्लम्स। तो वो भी एक पार्ट यही पूछ रहा है, सोशो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन ही पूछ रहा है कि क्या क्या सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस हुए हैं विद सिटीज एज IT हब तो बनती जा रही हैं, और वही हमें एग्जाम्पल के थ्रू बताना है। तो कितने सिमिलर क्वेश्चन पूछे हैं ये दोनों इन्होंने, ठीक है। तो इसको कैसे टैकल करेंगे? IT सिटीज और इंडस्ट्रीज, मेजर सिटीज ग्रो कर रही हैं, एग्जाम्पल दे दो। जैसे हमारा बेंगलुरु हो गया, फिर हमारा गुरुग्राम, पुणे, हैदराबाद, ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स हो जाए। तो इन्हीं को हम इंट्रोडक्शन में ही इंक्लूड कर देंगे। फिर लिख देंगे इनके साथ साथ सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस भी हैं। तो पहले लिख दो क्या पॉजिटिव है सोशो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन। तो पॉजिटिव से क्या बेनिफिट हुआ? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही है, राइज ऑफ अर्बन मिडिल क्लास हो रहा है, कंजम्पशन पे फोकस कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर हमारी एम्पावरमेंट, जो हमारा जेंडर गैप था वो कम होता जा रहा है, वुमेन एट पार विद मेन पार्टिसिपेट कर रही हैं, जेंडर न्यूट्रल जॉब्स आ रही हैं, ये लिख कर आना, ठीक है। जेंडर न्यूट्रल जॉब्स, पर्टिकुलरली वुमेन आर पार्टिसिपेटिंग इन मैनेजमेंट सर्विसेज की वजह से दे आर पार्टी एबल टू पार्टिसिपेट एट पार विद मेन। तो ये इंपॉर्टेंट सोशो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन है हमारा। फिर इसमें कल्चर का एलिमेंट डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हो, ठीक है, अंडरस्टूड। फिर सोशल मोबिलिटी हो रही है, जो हमारा यूथ है दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट एंड वो इधर माइग्रेट कर कर आ रहा है। सो यही सारी चीजों के, यही सारे पर्सपेक्टिव के बेसिस पर वी विल राइट दीज पॉइंट्स एंड फिर हम दिखाएंगे कि क्या नेगेटिविटीज या इश्यूज भी आ रहे हैं सोशो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस। तो सबसे पहला रीजन अर्बन इक्वालिटी बन रही है, सेग्रीगेशन एंड मार्जिनलाइजेशन ऑफ पुअर। तो वो जो उसने यहाँ पर पूछा था ना क्वेश्चन, वही कीवर्ड्स हम इस आंसर में भी यूज कर सकते हैं। जो सेग्रीगेशन मार्जिनलाइजेशन ऑफ पुअर हो रहा है, इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है, एक इलीट क्लास हो गई और बाकी जो है वो आर बीइंग एक्सक्लूडेड। फिर जो ओरिजिनल लोग रहते थे वहां पर क्या होगा? उनकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, रेंट्स इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे एंड सबसे इंपॉर्टेंट इशू अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्ट्रेन पड़ेगा, बिकॉज इनएडिकेट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मैनेजमेंट, वाटर। तो इस सब से क्या होगा? चेन्नई वाटर क्राइसिस होगा, फ्लाईओवर कोलैप्स होगा, मुंबई में जो अभी ट्रेन इंसिडेंट हुआ वो होगा। तो ये सारे हमें लिखकर आने पड़ेंगे वहां पर एग्जाम्पल्स। फिर उसके अलावा कल्चर के पर्सपेक्टिव से भी हमें लिखना है हमेशा सोसाइटी में, बिकॉज सेलियन फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी में क्या है? हमारा कल्चर भी आता है। तो क्या हो रहा है हमारा? राइज ऑफ वेस्टर्न कंजम्पशन हैबिट्स, लॉस ऑफ लोकल कल्चर, लोकल कल्चर की जगह होमोजेनाइजेशन हो रहा है। तो ब्लाइंडली वेस्टर्न कल्चर जिसे इज ऑफन लिंक्ड विद द मॉडर्न कल्चर दैट इज बीइंग ग्रोन एंड हमारा लॉस ऑफ लोकल कल्चर। तो वो अपने फेस्टिवल छोड़कर अब वैलेंटाइंस डे, हैलोवीन, ये सब चीजें सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस कैन बी वन एस्पेक्ट एंड उसको लिखना चाहिए। ऐसे ही उनके फूड, उनके अटायर, एवरीथिंग, उनकी प्रैक्टिसेस, सारी चीजें शेप हो रही हैं। जो उनका कल्चर था दैट इज ऑल्सो बीइंग इम्पैक्टेड, क्लियर। फिर अब हम इससे मैरिज या फैमिली पर भी जा सकते हैं, वो एक पर्सपेक्टिव भी डाल सकते हैं कि क्या हो रहा है, लिव इन रिलेशनशिप, राइज ऑफ सिंगल मॉम्स, दैट कैन ऑल्सो बी लिंक्ड विद दिस कल्चर वाला पार्ट। तो उससे बनेगा अच्छा आंसर, वो दिखाना पड़ता है सोसाइटी के आंसर्स में। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर देखें तो वर्क स्ट्रेस, एलियनेशन, दिस इज अनदर इशू। फिर लिख देंगे कंक्लूजन में कि दो IT इंडस्ट्री ने कंट्रीब्यूट तो किया है, हाउएवर इंक्लूसिव अर्बन प्लानिंग की जरूरत है, इक्विटेबल एक्सेस की जरूरत है, सबका साथ सबका विकास के लिए, बैलेंस डेवलपमेंट के लिए, SDG 11 के लिए। अंडरस्टूड। तो उस पर्सपेक्टिव पे वी कैन एंड दिस आंसर, वी कैन कंक्लूड दिस आंसर, ठीक है। अभी स्मार्ट सिटीज जब इंट्रोड्यूस हुआ था तब उसने पूछा था, अब वैसे स्मार्ट सिटीज गवर्नमेंट इज ऑफिशियली एंड कर रही है स्मार्ट सिटीज को। तो पूछ सकता है कि स्मार्ट सिटी सक्सेस था या फेलियर था। फिर क्या है? व्हाट आर द वेरियस सोशल प्रॉब्लम्स व्हिच ओरिजिनेटेड आउट ऑफ स्पीडी प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन। तो सोशल प्रॉब्लम्स वही हमने जो अभी पढ़ी हैं सारी,
यहाँ पर चैलेंजेस पड़े थे ना, उसमें सोशल वाले चैलेंजेस देख लेना। इसमें लिख देना पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, मार्जिनलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन, वो सारी चीजें इसमें आएंगी हमारी सोशल प्रॉब्लम्स वाले पर्सपेक्टिव में। अंडरस्टूड? अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन।